हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वी स्टार एजुकेशन यूट्यूब चैनल। एंड आज के इस लेक्चर में दोस्तों हम बात करेंगे ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन या फिर इसी को बोलते हैं हम आपका ऑक्सीडेशन फास्फोराइलेशन। इसी के अंदर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन सिस्टम क्या होता है, एटीपी सिंथेज क्या होता है, एटीपी पंप क्या होता है, बहुत सारी चीज देखेंगे। तो देखो भाई साहब, एक चीज मैं आपको इंटरेस्टिंग बताता हूँ। पूरी मेटाबॉलिज्म अगर आप उठा करके देखो, पूरी मेटाबॉलिज्म उठा करके देखो, तो अराउंड 20% जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस ही टॉपिक में से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन में से। चाहे आपका कोई सा भी एग्जाम हो, यहाँ से क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं। तो एक एक चीज को हम डिस्कस करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, मनोरंजन के साथ पढ़ेंगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि सिर में दर्द हो रहा है कि भैया पढ़ रहा है जबरदस्ती, जबरदस्ती का पढ़ना नहीं होगा, पढ़िए अच्छे से एंड टॉपिक को समझते हुए पढ़ेंगे, ठीक है ना। आई बात समझ में? तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन से कि आपका ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन होता क्या है। तो देखो गाइस, ये मेटाबॉलिज्म का लेक्चर नंबर 10 है। उससे पहले मैं आपको बहुत कुछ करवा चुका हूँ। जैसे कि मैंने आपको सबसे पहले करवाया था कि ग्लाइकोलाइसिस क्या होती है। ग्लाइकोलाइसिस में गाइस मैंने आपको बताया था कि ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल दो पायरुवेट मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है, ठीक है ना। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल दो पायरुवेट में कन्वर्ट होता है। यहाँ पर आपको जो एनर्जी सोर्स मिलता है, एक तो मिलता है डायरेक्ट सबस्ट्रेट लेवल एटीपी। डायरेक्ट सबस्ट्रेट लेवल एटीपी आपको 4 एटीपी मिलती हैं, जिनमें से आपकी 2 एटीपी यूज हो जाती है, ठीक है ना। 2 एटीपी आपकी यूज हो जाती है। मैंने आपको बताया था कि आपकी एक होती है प्रिपरेटरी फेज, एक होती है आपकी पे ऑफ फेज। जो आपकी प्रिपरेटरी फेज होती है, जिसमें फर्स्ट 5 स्टेप होते हैं, वहां पर आपकी 2 एटीपी लग जाती है, ठीक है ना। स्टेप नंबर फर्स्ट एंड स्टेप नंबर 3 पर आपकी जो है 2 एटीपी लग जाती है। इसके बाद गाइज मैंने आपको बताया था कि आपका जो पे ऑफ फेज होती है, वहां पर आपको 4 एटीपी मिलेंगी, ठीक है ना। कितनी एटीपी मिलती है? 4 एटीपी आपको मिलती है। इसके बाद ये तो आपकी डायरेक्ट सबस्ट्रेट लेवल एटीपी मिल गई, लेकिन आपको कुछ और भी मिलता है। कुछ और क्या मिलता है कि हाई इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल भी आपको मिलते हैं, जैसे कि NADH। जैसे कि आपको NADH मिलता है, ये आपको स्टेप नंबर 6 पे मिलता है। ये चीज मैंने आपको बताई थी। यहाँ पर क्या होता है, इस NADH के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना। यानी कि ये NADH क्या है, एक प्रकार की रिड्यूस फॉर्म है। ये NADH एक प्रकार की रिड्यूस फॉर्म है। एंड ये कैसे बन रही थी? तो देखो, जैसे कि यहाँ पर जितने भी इंटरमीडिएट सबस्ट्रेट आ रहे थे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कौन कर रहा था? NAD+, ठीक है ना। कौन एक्सेप्ट कर रहा था? NAD+ एक्सेप्ट कर रहा था एंड कन्वर्ट हो रहा था ये आपका NADH में। आई बात समझ में? तो यहाँ पर जब हम एक ग्लूकोज से दो पायरुवेट में कन्वर्ट होते हैं, तो हमको 2 NADH मिलता है। यानी कि इस NADH के पास इलेक्ट्रॉन, हाई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। हाई इलेक्ट्रॉन आपका जो है होता है। आई बात समझ में? अब क्या होता है कि फिर हमने देखा था कि किस प्रकार से पायरुवेट टू एसिटाइल कोएंजाइम्स हम जाते हैं। जहां पर गाइस मैंने आपको बताया था कि पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स काम में आता है। यहाँ पर आपके 3 एंजाइम्स होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर आपके 3 एंजाइम्स होते हैं, जहां पर आपको एक और NADH, यानी कि आपको 2 NADH यहाँ पर भी मिलते हैं। इसके पास भी हाई इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स होते हैं। आई बात समझ में? इसके बाद हम चले थे एसिटाइल कोएंजाइम से ऑक्जेलो एसीटेट के लिए, जिसको हमने सिट्रिक एसिड साइकिल बोला था। इस सिट्रिक एसिड साइकिल में मैंने बताया था आपको सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन भी मिलता है, जीटीपी भी आपको मिल सकेगी, या फिर अगर जीटीपी नहीं मिलती तब आपको एटीपी मिलेगी। अगर एनिमल का केस है तो आपको जीटीपी मिलेगी, प्लांट का केस है तो यहाँ पर आपको एटीपी मिलेगी। आई बात समझ में? यहाँ पर मैंने आपको और स्पेसिफिकली बात यह बताई थी कि यहाँ पर आपके टोटल 6 NADH मिलेंगे एंड 2 आपको FADH मिलेंगे। एक्चुअल में यहाँ पर क्या है कि इस NADH FADH2, ये आपका FADH2 है, ठीक है ना। यहाँ पर ये हाईली रिडक्टेज फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? हाईली रिडक्टेज फॉर्म में है। मैंने आपको बता रखा है कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है। ऑक्सीडेशन होता है कि आपका इलेक्ट्रॉन का रिमूव हो जाना, इलेक्ट्रॉन का निकल जाना। जबकि जो रिडक्शन होता है, रिडक्शन होता है कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेना, ठीक है ना। तो इन सब ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके रख रखा है, इसलिए किस फॉर्म में है? ये अपनी आपकी जो है रिड्यूस फॉर्म में है। आपकी किस फॉर्म में? आपकी रिड्यूस फॉर्म में है। आई बात समझ में? अब यहाँ पर क्या होता है, जो इनके अंदर इलेक्ट्रॉन है, ये एक्चुअल में जो इलेक्ट्रॉन है, यहीं से हमको एनर्जी प्राप्त करनी है, यहीं से हमको एनर्जी लेनी है।
ठीक है ना, आई बात समझ में। तो सबसे पहले क्या काम करेंगे, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो आपका इलेक्ट्रॉन है, इन इलेक्ट्रॉन को एक जगह पर ले जाया जाता है। अब वो जगह कौन सी होती है, आप सभी ने पढ़ा होगा, वो जगह होती है माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन। होता क्या है कि आपका जो ग्लूकोज होता है, ये ग्लूकोज से जब पायरुवेट साइकिल हो चलती है तो ये आपका साइटोसोल में चलती है। मैं बात कर रहा हूँ यूकैरियोटिक्स के लिए स्पेसिफिकली, ठीक ना। इसके बाद पायरुवेट एसिटाइल कोएंजाइम्स ये आपके मैट्रिक्स में चलती है। कहां पर चलेगी, ये आपका मैट्रिक्स में चलेगी। सिट्रिक एसिड साइकिल भी आपकी कहां पर चलती है, मैट्रिक्स के अंदर चलती है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर। लेकिन अब क्या होने वाला है कि अब जो हम आगे पढ़ेंगे, ये जो आपका ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन साइकिल होती है, ये कहां पर होने वाली है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे होने वाली है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर होने वाली है। आपको पता होगा गाइस कि जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेनल होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेनल होता है। याद रख लेना, जो इसकी फर्स्ट मेम्ब्रेन होती है, यानी कि जो इसकी ऊपरी मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन होती है, ये एक्चुअल में परमिएबल टाइप की होती है। ये कैसी होती है, परमिएबल टाइप की होती है। लेकिन जो इसकी इनर मेम्ब्रेन होती है, ये सेमी परमिएबल होती है। इस बात को याद रख लेना। द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन कैन बी फाउंड इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है ना। यानी जो आपकी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन, जो कि आपका ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन का पहला स्टेप होता है, जिसको हम पढ़ेंगे, वो आपके कहां पर पाई जा रही है, इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया के इनसाइड में यहां पर आपकी पाई जा रही है। आई बात समझ में। द कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व आर फाउंड इन द इनर मेम्ब्रेन। जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, जो आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन में कॉम्प्लेक्स होते हैं, वे कहां पर पाए जाते हैं, वे आपके इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। कितने कॉम्प्लेक्स होते हैं, किस प्रकार से होते हैं, क्या उनके नाम होते हैं, देखेंगे, डिस्कस करेंगे। देयर आर 4 कॉम्प्लेक्स, ये आपके 4 कॉम्प्लेक्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन में पाए जाते हैं। इन द चैन देयर इज आल्सो ए पंप, एक पंप भी होता है जिसको हम एटीपी सिंथेज भी बोलते हैं, ठीक है ना। यानी कि देखो, ये आपके 1 2 3 4, ये 4 आपके जो है कॉम्प्लेक्स हो गए। एंड ये आपका एक पंप होता है जिसको हम एटीपी सिंथेज के नाम से जानते हैं। द पंप इज नॉट एक्चुअली पार्ट ऑफ द चैन बट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो आपका पंप होता है, जिसको हम पंप बोल रहे हैं, या फिर इसको हम कॉम्प्लेक्स 5 के नाम से भी जानते हैं, याद रख लेना। या तो इसको हम पंप बोल दें या फिर इसको हम कॉम्प्लेक्स 5 बोल दें, बात एक ही है। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन से अलग होता है, लेकिन कपल्ड होता है। कपल्ड किस प्रकार से होता है, बात करेंगे हम। ये कपलिंग क्या होती है, तो इसके ऊपर भी आपके क्वेश्चन आ चुके हैं, तो बात करेंगे। तो अब आपको लोकेशन पता चल गई होगी कि हम कहां पर बात कर रहे हैं। सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में जो इनर मेम्ब्रेन होती है, जो आपकी इनर मेम्ब्रेन होती है, वहां पर हम बात कर रहे हैं। आई बात समझ में। इसको बोलते हैं इंटरनल में, इसको क्या बोल देंगे, जो आपके जो आउटर, ये आपका आउटर मेम्ब्रेन है, ये आपकी इनर मेम्ब्रेन है। तो इसके बीच में ये जो स्पेस होता है, इसको बोलते हैं इंटर। इंटर मतलब दो, ठीक है ना, इंटर मतलब दो। इंटर स्पेस, इंटर स्पेस यानी कि आपकी जगह, इंटर स्पेस इसको बोल सकते हैं, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, और आपका अच्छे से कि हम इसको बोल सकते हैं कि आपका इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस, इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस। आई बात समझ में। आई होप गाइज आपके समझ में बात आई होगी कि हम कहां पर बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हमने अभी तक क्या देखा, हमने ये देखा भाई साहब कि हमने जो अभी तक एक ग्लाइकोलाइसिस साइकिल से स्टार्ट करा था, ग्लाइकोलाइसिस को कंप्लीट ऑक्सीडाइज करने के लिए, ग्लाइकोलाइसिस को कंप्लीट ऑक्सीडाइज करने के लिए हमारे काफी सारे ऐसे मॉलिक्यूल बन रहे हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन भर भर के हैं, ठीक है ना। अब इन इलेक्ट्रॉन से ही हमको क्या करना है, इन इलेक्ट्रॉन को ही हमको जो है देना है ऑक्सीजन को, हमको देना है ऑक्सीजन को, जहां पर एक कपलिंग रिएक्शन भी चलती है, जहां पर एक पंप काम करता है, जिससे कि एटीपी भी जनरेट होती है। तो किस प्रकार से अब ये O2 पे आपका जो है इलेक्ट्रॉन जाएंगे बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन, एंड किस प्रकार से हमको एटीपी मिलेगी, वो सारी चीज हम देखेंगे गाइस, ठीक है ना। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ा सा यहीं से देख लेते हैं कि होगा क्या। अब देखो, इन NADH मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का निकलना, इलेक्ट्रॉन का निकलना ही आपका ऑक्सीडेशन होता है। तो ये जो आपके NADH है, NADH अब आपका जो है ब्रेक डाउन होगा, NADH आपका ब्रेक डाउन होगा, यहां से 1 हाइड्राइड निकलेगा, 1 हाइड्राइड यहां से आपका निकलने वाला। हाइड्राइड क्या होता है,
2 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन आपका हाइड्राइड होता है। जब ये आपके यहाँ से हाइड्राइड निकलेगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका NaD प्लस में आपका कन्वर्ट हो जाएगा। एंड यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, देखो जब आपका NaDH आपका जो है ऑक्सीडाइज हो रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से देखो ये रिमूव हो रहे हैं, ये पहुंचेंगे अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, ठीक है ना। सेम यहाँ पर भी आपका इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, यानी कि ये जो प्रोसेस हो रहा है ये आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ये प्रोसेस आपका कैसा हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, चाहे आपका NaDH हो चाहे आपका FADH हो। ये सारे के सारे यहाँ पर क्या करने वाले हैं, ये सारे के सारे आपके इलेक्ट्रॉन के लिए इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे, यानी कि ऑक्सीडेशन दिखाएंगे अपना। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये पहुंचेगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। मैंने आपको पहले ही बताया कि इसके पास 4 कॉम्प्लेक्स होते हैं। कितने कॉम्प्लेक्स होते हैं, 4 कॉम्प्लेक्स होते हैं। अब कौन सा कॉम्प्लेक्स का काम क्या होता है आगे देखेंगे, ठीक है ना, हम आगे देखने वाले हैं। यहां पर क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है, फाइनल इलेक्ट्रॉन एक कॉम्प्लेक्स से तीसरे में, तीसरे से चौथे में, इसी प्रकार से दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में, ठीक है ना। एंड फाइनली जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है आपका ऑक्सीजन। इलेक्ट्रॉन को कौन एक्सेप्ट कर रहा है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। तो गाइज मैंने आपको बताया था कि आपका जो है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। तो यहां से आपके 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, ये आपसे पूछे जा चुके हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पर याद रख लेना, ऑक्सीजन जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। एंड एक्सेप्ट करने के बाद ये अपना वाटर बना रहा है। ये क्या बना रहा है, वाटर बना रहा है, ठीक है ना। एंड इसके बाद जो NaDH है, चाहे यहाँ पर FADH हो, ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, जिससे आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है। आई बात समझ में, आई होप गाइज आई होगी। अभी देखेंगे कि किस प्रकार से आपके इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं, ठीक है ना, किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन आपके जंप करते हैं। अब यहाँ पर आपको एक और स्पेसिफिक बात पता चल रही होगी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ही आपका जो है वाटर मॉलिक्यूल बनता है। तो आपसे पूछा भी जाता है कि जो आपका वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा ये ATP सिंथेज में होगा या फिर आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में होगा। तो ये कहां पर बन रहा है, आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में बन रहा है। एक्चुअल में जो रिएक्शन है, रिएक्शन देखने की कोशिश करो। एक हाइड्राइड प्लस H आयन, जो भी यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, जो भी इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ऑक्सीजन क्या काम करेगा, हाफ ऑक्सीजन होती है, 2 हाइड्रोजन, ठीक ना, 2 हाइड्रोजन है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन भी होंगे इसके साथ में। आपका जो है हाफ ऑक्सीजन मिलकर के 2 हाइड्रोजन से आपका एक वाटर मॉलिक्यूल को बाहर बना लेगा, यानी कि यहाँ पर ये आपके वाटर मॉलिक्यूल बन चुके हैं। आई बात समझ में, ठीक है ना, आई होगी, आई होप आपकी ये बात समझ में। अब इसके बाद देखो कि आपका आराम से यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल तो बन गया, ठीक है ना, वाटर मॉलिक्यूल बन गया। लेकिन इसके बाद क्या होता है कि आपका, मान लो मैं यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, वैसे तो हालांकि मैं आपको आगे ही समझाऊंगा कि भाई साहब हमारा ATP, तो अब देखो हमको बनानी है ATP, हमारा वाटर मॉलिक्यूल बन चुका है। तो अब क्या होता है कि ये जो कॉम्प्लेक्स होते हैं ना आपके, ये जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, ये एक्चुअल में मान लो यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ पर जाएगा, फिर यहाँ पर जाएगा, ऐसे इस प्रकार से आपका इलेक्ट्रॉन फाइनली O2 एक्सेप्ट कर रहा था, ठीक है ना। ये आपका क्या है, ये आपका मैट्रिक्स वाला पार्ट है, ये मैट्रिक्स वाला पार्ट है। एंड ये आपका इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस है, यानी कि बाहर वाला पार्ट है। आप इस प्रकार से समझ सकते हो इसको। तो मैं जरा इसको इस प्रकार से बनाता हूँ। यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है मतलब यहाँ से जो है इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से जाएगा। एंड आपका मैट्रिक्स साइड में, याद रख लेना कहाँ पर, मैट्रिक्स साइड में ही आपका जो है वाटर बनेगा। क्या बनने वाला है, वाटर, यानी कि H2O बनेगा। तो एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जाता है कि वाटर कहां पर बनता है, इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस में बनेगा या फिर आपका जो है वो मैट्रिक्स के अंदर बनेगा या फिर साइटोसोल के अंदर बनता है। तो आपका कहां पर बनेगा, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में बनता है। आगे बात समझ में, बहुत अच्छी बात है। तो देखो जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मूव कर रहा है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या काम करता है, एक्चुअल में यहाँ से जो कॉम्प्लेक्स बने हुए हैं ये हाइड्रोजन आयन यानी कि प्रोटॉन को इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस में इस प्रकार से भेज देते हैं, इस प्रकार से आपका जो है भेज देते हैं ये, ठीक है ना। यहाँ पर आपके बहुत सारे हाइड्रोजन आकर के स्टोर हो जाएंगे। एंड एक्चुअल में मैंने आपको जो बताया था कि जो आउटर मेम्ब्रेन होती है ये परमिएबल होती है। तो ये परमिएबल मतलब आपका कह सकते हो सेमी परमिएबल से तो ज्यादा आपका जो है परमिएबल होती है, लेकिन कंप्लीटली परमिएबल नहीं होती।
कंप्लीटली परमिएबल नहीं होती, लेकिन सेमी परमिएबल से ज्यादा आपका जो है परमिएबल होती है। तो इसको हम जो है एक प्रकार से बोल, इसको भी चलो अभी आप खाली ये याद रख लेना कि ये आपकी सेमी परमिएबल है, ठीक है ना। ये भी आपकी सेमी परमिएबल है जो आपकी आउटर मेम्ब्रेन है। तो यहाँ पर देखो आपके काफी सारे हाइड्रोजन आ जाते हैं, काफी सारे यहाँ पर हाइड्रोजन बाहर निकल के आ रहे हैं। अब ये हाइड्रोजन एक्चुअल में क्या काम करते हैं, ये हाइड्रोजन एक प्रोटॉन ग्रेडियंट पंप बनाते हैं, एक प्रोटॉन ग्रेडियंट पंप बनाते हैं। एंड यहाँ पर जब प्रोटॉन ग्रेडियंट पंप बनता है तो ये पंप के थ्रू, जो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर 4 का है, ये पंप के थ्रू अपना जब हाइड्रोजन आयन अंदर जाते हैं तो गाइज यहीं पर ही आपकी यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर 5 या फिर जिसको हम पंप बोल रहे हैं या फिर जिसको हम एटीपी सिंथेज के नाम से जानना है, यहीं पर आपकी एटीपी की क्या होती है, एटीपी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है ना, आई बात समझ में कि कहां पर आपका एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी कि एटीपी का फॉर्मेशन हमारा एटीपी सिंथेज पे होगा, जिसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर 5 के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर 5 के नाम से भी जानते हैं। आई बात समझ में। अब देखो यहाँ पर और चीज देखो, एक ही कॉम्प्लेक्स सिंगल कॉम्प्लेक्स है जहां पर आपका एडीपी प्लस पीआई। अब देखो यहाँ पर ये जो पीआई होता है, इस पीआई के बारे में आपसे पूछा जाता है। तो ये पीआई जो होता है ये आपका इनऑर्गेनिक पीआई है, यानी कि इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है, जो कि रिएक्शन करता है एडीपी से एंड कन्वर्ट हो जाता है आपका एटीपी में। तो आपको याद रखना है ये पीआई आपका इनऑर्गेनिक फॉस्फेट होता है, ना कि आपका सबस्ट्रेट से आता है। ठीक है ना, तो आपको इतनी बात याद रखनी है। यहाँ पर आपके क्या होते हैं, दो आपके जो है दो फोर्स आप बोल सकते हो, दो फोर्स यहाँ पर आपकी इन्वॉल्व होती है। पहली होती है प्रोटोन मोटिव फोर्स, पहली होती है प्रोटोन मोटिव फोर्स, दूसरी होती है मैकेनिकल फोर्स, जिसके थ्रू क्या होता है, हाइड्रोजन इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस से आपका कहां पर पहुंचते हैं, मैट्रिक्स के अंदर जाते हैं, जहां पर आपकी एडीपी प्लस पीआई मिलकर के एटीपी बना लेते हैं। इतनी बात समझ में आ गई, आई होप गाइड इतनी बात समझ में आ गई। तो ये हमारा अभी तक बेसिक था, यहाँ पर हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस भी करे आपसे। अब देखो हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन को। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन को देखेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे एटीपी सिंथेज को। ठीक है ना, एंड यहाँ पर वेरी वेरी इंपोर्टेंट इनके इनहिबिटर पूछे जाते हैं गाइज। ये इनहिबिटर आपको बाकायदा याद होने चाहिए, ठीक है ना, इनके नाम याद होने चाहिए, यहीं से आपका जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। अब एक चीज मैं आपको पहले ही बता दूं कि जो भी आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन है, केवल उसमें 4 कॉम्प्लेक्स पाए जा रहे हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर 5 जो लिखा है ये आपका एटीपी सिंथेज को शो कर रहा है। आई बात समझ में, आई होप गाइज आपका आई होगी। अब देखो एक बात और देखो कि आपका कॉम्प्लेक्स नंबर 1 एंड कॉम्प्लेक्स नंबर 2 एंड कॉम्प्लेक्स नंबर 3, ये तीनों के तीनों कॉम्प्लेक्स मिलकर आपका रेस्पायरोसोम्स, यानी कि एक यूनिट होती है रेस्पायरोसोम्स, रेस्पायरोसोम्स को आपका बनाते हैं। आगे बात समझ में, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है कि रेस्पायरोसोम्स आपके किन किन कॉम्प्लेक्स से मिलकर के बना हुआ है। तो आपको याद रखना है कॉम्प्लेक्स नंबर 1, कॉम्प्लेक्स नंबर 2 एंड कॉम्प्लेक्स नंबर 3 से मिलकर के आपका बना हुआ है। आई बात समझ में, आई होप आपके आई होगी। चलो अब बात करते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन में जो आपके 4 कॉम्प्लेक्स हैं। सबसे पहले एंजाइम कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स नंबर 1, कॉम्प्लेक्स नंबर 2, कॉम्प्लेक्स नंबर 3 एंड कॉम्प्लेक्स नंबर 4। ये आपके क्या है, ये आपके जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन में यूज होते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन में यूज होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर 1 को हम बोलते हैं NADH डिहाइड्रोजिनेज। इसको क्यों हम NADH डिहाइड्रोजिनेज बोलते हैं ये चीज भी हम देखेंगे। एंड दूसरा नाम इसका होता है NADH कोएंजाइम्स क्यू रिडक्टेज। NADH कोएंजाइम्स क्यू रिडक्टेज भी इसका दूसरा नाम होता है। दोनों नाम को हम देखेंगे कि दोनों नाम इसके क्यों पड़े इस प्रकार से, ठीक है ना। एंड जो इसके अंदर प्रोस्थेटिक ग्रुप पाए जाते हैं FMN, यानी कि फ्लैविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, एंड आपका आयरन सल्फर सेंटर, आयरन सल्फर सेंटर प्रोस्थेटिक ग्रुप के लिए काम करता है। एंड इस कॉम्प्लेक्स फर्स्ट के लिए जो आपके इनहिबिटर होते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक होता है आपका डैमरोल, दूसरा होता है आपका रेटिनोन, तीसरा होता है आपका पेरिसिडीन, पेरिसिडीन। और कुछ ना याद हो आपको, ये 3 तो याद होने ही चाहिए, 3 ये याद होने चाहिए। इसके लिए मैंने कोड लिखा हुआ है, ये कोड आपको मैं बताऊंगा, ठीक है ना, ये कोड मैं आपको गाइज बता दूंगा लास्ट में। वैसे इसको देखो,
चलो बाद में ही बताऊंगा। इसको एनएडीएच डिहाइड्रोजनेज क्यों बोलते हैं या फिर एनएडीएच कोएंजाइम्स क्यों रिडक्टेज क्यों बोलते हैं आगे बताने वाला हूँ। कॉम्प्लेक्स 2 को हम बोलते हैं सक्सिनेज डिहाइड्रोजनेज या फिर इसको ही हम बोलेंगे सक्सिनेज सक्सिनेट कोएंजाइम क्यू रिडक्टेज। दोनों नाम है सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज या फिर सक्सिनेट कोएंजाइम्स क्यू रिडक्टेज। आई बात समझ में। देखेंगे कि क्यों इसका नाम पड़ा। इसमें जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होते हैं ये होते हैं आपके एफ एंड आपका FeS यानी कि आयरन सल्फर सेंटर। इसके जो इनिबिटर होते हैं वे होते हैं आपके मेलोनेट एंड कार्बोक्सिन। कार्बोक्सिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर 3 जिसको हम बोलते हैं साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स एंड कोएंजाइम्स क्यू। देखो या तो कॉम्प्लेक्स 3 को आप साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स बोल लो या फिर इसी को आप कोएंजाइम क्यू साइटोक्रोम C रिडक्टेज बोल लो। क्यों इसको ऐसा बोलते हैं बात करेंगे हम, ठीक है ना। इसमें जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होते हैं वे होता है आपका आयरन, वे होता है आपका आयरन एंड सॉरी वे होता है आयरन सल्फर सेंटर एंड आपका हीम ग्रुप। स्पेसिफिकली आपसे पूछा जाता है कि हीम ग्रुप कहाँ कहाँ पर यानी कि कौन कौन से कॉम्प्लेक्स में पाया जा रहा है। तो जो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर 3 एंड कॉम्प्लेक्स नंबर 4 है यहाँ पर आपका हीम ग्रुप पाया जा रहा है, ठीक है ना। जबकि कॉम्प्लेक्स नंबर 3 में आपका आयरन सेंट्रल एंड हीम ग्रुप दोनों के दोनों प्रोस्थेटिक वे में काम कर रहे हैं। इसके लिए जो आपका इनिबिटर होता है पहला आपका एंटीमाइसिन जो कि पूछी जा चुकी है, वॉल जिसको हम ब्रिटिश एंटी लिवोसाइड्स के नाम से भी जानते हैं, या फिर आपका फैनफॉर्मिन, ठीक है ना। क्या होता है फैनफॉर्मिन, ठीक है ना। ये चीज आपको गाइज याद होनी चाहिए। इसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर 4 देखो जिसको हम साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज के नाम से जानते हैं। तो इसको साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज बोलते हैं, देखेंगे। इसके बाद जो इसके प्रोस्थेटिक ग्रुप होते हैं वे होते हैं हीम एंड कॉपर, हीम एंड कॉपर। एंड इसके बाद जो इसके याद रख लेना जो इनिबिटर है वे आपके साइनाइड, एजाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड सल्फर आपका जो है हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है ना, हाइड्रोजन सल्फाइड। इतनी बात समझ में आई। आई होप गाइज आपकी बात समझ में आई होगी। तो ये था आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन के लिए कॉम्प्लेक्स के केवल नाम। अभी काफी कुछ है आपके लिए। यहाँ पर देखो आपसे पूछा क्या क्या जाता है वो चीज यहाँ पर देखने की कोशिश करो। एक तो आपसे इनहिबिटर तो पूछे ही पूछे जाते हैं, ये इनहिबिटर आपको याद रखने चाहिए। तो इन इनहिबिटर को याद कैसे रख सकते हैं। एक आपका जो है कोड है, जो आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी चलती है ना, वो इलेक्ट्रिसिटी से पहले एक एमसी लगी हुई रहती है। जो एमसी आपके अगर गिरा दो तो लाइट जो है आपकी चली जाएगी एंड अगर आप उस एमसी को उठा दो तो आपके घर में लाइट आ जाएगी। यानी कि कोड आपका ड्रॉप एमसी इज एंटी वॉल फिनोमिना। एक एंटी वॉल फिनोमिना होता है, तो जो आपकी एमसी ड्रॉप होती है उसको बोलते हैं एंटी वॉल फिनोमिना। क्या बोलेंगे, एंटी वॉल फिनोमिना। अब कोड समझो। D4 यहाँ पर क्या आएगा, D4 डैम रोल, ठीक है ना, D4 डैम रोल। एंड RO यहाँ पर देखो, RO मतलब रोटिनोन, RO मतलब रोटिनोन। P मतलब यहाँ पर क्या आएगा, P मतलब यहाँ पर पेरिसिडीन रहता है। ये एक प्रकार की एंटीबायोटिक्स है, ठीक है ना। जबकि जो आपकी रोटिनोन होती है ये आपका पेस्टिसाइड्स होती है, इस बात को याद रख लेना। तो यहाँ पर ड्रॉप, ड्रॉप किसके लिए हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट के लिए हो गया। MC मतलब M4 मेलोनेट, M4 मेलोनेट। ये मैंने आपको सिट्रिक एसिड साइकिल में भी गाइज बताया था। जब हम सक्सिनेट से फ्यूमरेट के लिए जा रहे थे तो वहां पर आपका एक इनहिबिटर काम कर रहा था जिसको बोला था हमने मेलोनेट। कहां पर, सक्सिनेट से फ्यूमरेट के लिए, ठीक है ना। तो ये आपका मेलोनेट है। इसके बाद कार्बोक्जिन, कार्बोक्जिन मतलब MC, ठीक है ना, कार्बोक्जिन मतलब MC। याद रहेगा, ड्रॉप MC इज किसी चीज को नहीं शो करता। फिर देखो एंटी, एंटी मतलब एंटीमाइसिन ए, एंटीमाइसिन ए। वाल, वाल यहाँ पर आ गया मतलब ब्रिटिश एंटी लिवोसाइड्स, ब्रिटिश एंटी लिवोसाइड्स। आई बात समझ में। इसके बाद फैनफॉर्मिन, फैनफॉर्मिन मतलब फिनोमिनोन कर दिया मैंने इसको, फैनफॉर्मिन से आप याद भी रख सकते हो फिनोमिनोन। आई बात समझ में। तो कॉम्प्लेक्स नंबर 3 के लिए आपका जो है पहली लाइन बन चुकी है, ड्रॉप MC इज एंटी वॉल फिनोमिना। आई बात समझ में। फिर इसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर 4 देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर 4 में साइनाइड है, अजाइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है एंड हाइड्रोजन सल्फाइड।
यानी कि अब हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर 4 है इलेक्ट्रॉन का लास्ट कॉम्प्लेक्स है, यानी कि इसको अब हमको हैक करना पड़ेगा। तो देखो इसके लिए कोड बनाया HACC, यानी कि इसको आप हैक भी पढ़ सकते हो। H मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। ए मतलब आपका अजाइड, ए मतलब अजाइड। C4 साइनाइड एंड C4 आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। आई बात समझ में? दोनों के दोनों आपके काम कर रहे हैं, यानी कि हैक बोर्ड जो आपका इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होता है, वैसे तो उस बोर्ड की स्पेलिंग कुछ और रहती है, लेकिन मैंने यहाँ पर उस बोर्ड को प्रोनाउंसिएशन एक से ही आ रहा है और दोनों ही लाइट से चल रहा है। एंड इलेक्ट्रॉन भी आपका लाइट में भी क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन ही दौड़ते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर आपके लिए ये निमोनिक्स बनाने को मतलब निमोनिक्स बनाया है, ठीक है ना। इसके बाद देखो हैक जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर 4 को शो कर रहा है। कॉम्प्लेक्स नंबर 5 जिसको हम एटीपी सिंथेज के नाम से भी जानते हैं, एटीपी सिंथेज के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। एंड यहाँ पर जो आपका यहाँ पर एक्चुअल में क्या होता है, इसके अंदर आपका एफ नोट एंड F1 होता है, इसको F0 को F नोट बोलते हैं एंड ये आपका F1 कहलाता है। एफ नोट कहाँ पर होता है, ये प्रेजेंट होता है आपका इनर मेम्ब्रेन पर, ठीक है ना, ये प्रेजेंट होता है इनर मेम्ब्रेन पर। जबकि जो आपका F1 होता है ये प्रेजेंट होता है आपका मैट्रिक्स में, ये आपका प्रेजेंट होता है मैट्रिक्स में। लेकिन ये एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, एक दूसरे से ये जुड़े हुए होते हैं। किस प्रकार से जुड़े हुए होते हैं आगे मैं आपको इसकी स्ट्रक्चर दिखाने वाला हूँ, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर जो इसके लिए स्पेसिफिकली इनहिबिटर होता है ओलिगोमाइसिन। ओलिगोमाइसिन आपका एफ नोट पे काम करता है, यानी कि एफ नोट पे आपका काम करने वाला है। वेंट्रिसिडीन, वेंट्रिसिडीन ये भी आपका एफ नोट पे काम करेगा एंड डीसीसीडी ये भी आपका एफ नोट पे काम करने वाला है, ठीक है ना। यानी कि बी फोर आप कह सकते हैं वेंट्रिसिडीन एंड इसके बाद O4 ओलिगोमाइसिन, A4 ओरोवर्टिन एंड यहाँ पर D4 DCCD, ठीक है ना, DCCD हो गया। तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो इस इनहिबिटर से क्वेश्चन पूछता है, दूसरा रेस्पेरोसोम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तीसरा आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस कॉम्प्लेक्स का कौन सा नाम होता है, किस कॉम्प्लेक्स का कौन सा नाम होता है, किस कॉम्प्लेक्स को कौन से नाम से जाना जाता है। फिर इसके प्रोस्थेटिक ग्रुप पूछता है। एक्चुअल में 4 नंबर में क्वेश्चन पूछ रखा था कि बताओ ऐसा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ऐसा कौन सा कॉम्प्लेक्स है जहां पर आपका आयरन सल्फर सेंटर नहीं पाया जाता, आयरन सल्फर सेंटर नहीं पाया जाता, या फिर दोस्तों इसी को हम रिस्की सेंटर के नाम से भी जानते हैं, इसी को हम रिस्की सेंटर के नाम से भी जानते हैं। तो आप देख रहे होंगे जो कॉम्प्लेक्स नंबर 4 है यहाँ पर आपका आयरन सल्फर सेंटर नहीं पाया जा रहा। आई बात समझ में? अब मैंने हीम ग्रुप का भी आपको बता दिया है कि हीम ग्रुप भी आपका कहाँ पर पाया जा रहा है। यहाँ पर आपसे ये भी पूछता है कि FAD कौन से कॉम्प्लेक्स में पाया जाता है या फिर FMN कौन से कॉम्प्लेक्स में आपका पाया जाता है। तो ये सारी चीज आपसे पूछी जाती है, यानी कि पूरी की पूरी ये जो मैंने आपके लिए स्ट्रक्चर बनाई है, ये जो मैंने टेबल बनाई है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। आई बात समझ में? आई है तो चलो आप कॉम्प्लेक्स देखने की कोशिश करते हैं। एक्चुअल में इसको और भी ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन जस्ट यहाँ पर मैं आपको जो है एक प्रकार से एक ओवरव्यू यानी कि ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ, आपका काफी कुछ है पढ़ने के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखने की कोशिश करो। क्या है कि सबसे पहले आपका कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट, जिसको हम या तो NADH डिहाइड्रोजनेज, इसको हमने किस नाम से जाना था, NADH डिहाइड्रोजनेज, या फिर इसी को बोलते हैं हम NADHCO यानी कि को एंजाइम्स रिडक्टेज, को एंजाइम्स रिडक्टेज। तो दोनों नाम कैसे पढ़े? तो भाई साहब मैंने आपको बताया था कि अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है, इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने वाला NADH है या फिर आपका NADPH हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है तो इस फिनोमिना को हम डिहाइड्रोजनेज के नाम से जानते हैं। एंड आपका कौन यहाँ पर रिमूव कर रहा है, NADH रिमूव कर रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे हम इलेक्ट्रॉन डिहाइड्रोजनेज, इलेक्ट्रॉन डिहाइड्रोजनेज। आपने आई होप मेरी पिछली वाली क्लास से देखी होगी। ये आपका कन्वर्ट हो जाता है NAD प्लस एंड आपका H प्लस में, ठीक है ना। ये है आपका NADH डिहाइड्रोजनेज का मतलब। अब इसको हमने आपका NADH को एंजाइम्स क्यू रिडक्टेज भी तो बोला है, को एंजाइम्स क्यू रिडक्टेज भी तो बोला है, जो इसका दूसरा नाम है।
तो देखो, रिडक्टेज का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना, यानी कि इस यहां से देखो, इस NADH से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन निकला है इसको एक्सेप्ट कौन करेगा? को एंजाइम्स Q इसको एक्सेप्ट कर रहा है, को एंजाइम्स Q इसको एक्सेप्ट कर रहा है। एक्चुअल में यहाँ पर ये इसके बाहर इस प्रकार से लगा हुआ होता है। तो इस वजह से अब देखो, को एंजाइम्स Q इसको जो है इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, आपका जो है एक्सेप्ट कर रहा है, इसलिए इसको हमने Na कहां से एक्सेप्ट कर रहा है? NADH डिहाइड्रोजिनेज से आपका एक्सेप्ट कर रहा है, इसलिए इसको हमने बोला NADH क्यू एंजाइम्स क्यू रिडक्टेज। ठीक है ना? आई होप अब आपकी समझ में आया होगा। ठीक है ना? आ गया, बहुत अच्छी बात है। दूसरा देखो, ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट था, कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट को आप यहीं पर छोड़ दो। कॉम्प्लेक्स नंबर दो देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर दो को हमने बोला सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज। क्या बोला? सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज। एक्चुअल में ये जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर टू पर FADH2 इलेक्ट्रॉन को देगा, ये जो इलेक्ट्रॉन को देगा, ये एक्चुअल में डायरेक्ट इन्वॉल्व होता है सिट्रिक एसिड साइकिल से। ये डायरेक्ट कहां से इन्वॉल्व होता है? सिट्रिक एसिड साइकिल में इन्वॉल्व होता है। एक्चुअल में आपने क्या पढ़ा था कि जब आप सक्सिनेट टू फ्यूमरेट जा रहे थे, सक्सिनेट टू फ्यूमरेट जा रहे थे, वहां पर आपका जो है इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे थे, 2 इलेक्ट्रॉन इस सक्सिनेट से निकल रहे थे। जब इस सक्सिनेट से इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, जिसको एक्सेप्ट कर रहा था आपका FADH2। ठीक है ना? आपका कौन एक्सेप्ट कर रहा था? सॉरी, FAD आपका एक्सेप्ट कर रहा था, एंड ये डायरेक्ट कन्वर्ट हो रहा था आपका FADH2 में। ठीक है ना? ये आपको मैं बता चुका हूं सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज में। आगे बात समझ में। अब यहाँ पर क्या होता है? अब यहाँ पर क्या होता है? आपका FADH2 बना हुआ रहता है, तो ये दोबारा से, याद रखो, ये दोबारा से जो है जब अपने इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा, दोबारा से अपने आप को रिमूव करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को, ये तो ये दोबारा से कन्वर्ट हो जाएगा आपका FAD में। ठीक है ना? FAD में। तो यहाँ पर देखो, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन कहां से निकला? आपका FADH2 से आपका इलेक्ट्रॉन निकला, सक्सिनेट से भी आपका इलेक्ट्रॉन निकल रहा था। तो पहला नाम मैंने आपको बताया सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, इसका पहला नाम क्या है? सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, क्योंकि सक्सिनेट से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, जिसको एक्सेप्ट कर रहा है आपका FADH2। ठीक है ना? जिसको एक्सेप्ट कौन कर रहा है? FADH2 आपका एक्सेप्ट कर रहा है। या फिर इसका दूसरा नाम होता है आपका सक्सिनेट कोएंजाइम्स क्यू रिडक्टेज। तो यहाँ पर देखो, जो सक्सिनेट, स्टार्टिंग में जो सक्सिनेट से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, एक्चुअल में इन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कौन कर रहा है? को एंजाइम्स क्यू ही इसको एक्सेप्ट करेगा। ठीक है ना? को एंजाइम्स क्यू ही इसको एक्सेप्ट करेगा। आई बात समझ में? आई होप आपकी बात समझ में आई होगी। अब यहाँ पर एक बात और स्पेसिफिक देखने की कोशिश करो कि जब आपका NADH से आप जो है NADH से आप NADA में, यानी कि आप जब 2 इलेक्ट्रॉन को आप रिमूव करोगे, तो देखो, ये मैं बना रहा हूं मैट्रिक्स वाला पार्ट, ये है आपका माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स, एंड ये आपका इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस वाला पार्ट। कौन सा है? इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस वाला पार्ट है। तो यहाँ पर क्या होता है? एक्चुअल में आपके 4 प्रोटॉन पंप बाहर चले जाएंगे। जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन निकले, जैसे ही ये आपके 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो देखो, 2 इलेक्ट्रॉन निकले तो सबसे पहले 2 हाइड्रोजन जाएंगे। 2 इलेक्ट्रॉन निकले, 2 हाइड्रोजन जाने वाले हैं। आई बात समझ में? ठीक है ना? 2 हाइड्रोजन जाएंगे, एंड जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन आपका कहां पर पहुंचे? को एंजाइम्स क्यू के पास पहुंचते हैं। ये को एंजाइम्स क्यू क्या काम करता है? ये भी आपका जो है फोर्सफुल्ली 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर भेजता है। तो टोटल मिलाकर के आपके हो जाते हैं 4 प्रोटॉन। ठीक है ना? सॉरी, इलेक्ट्रॉन नहीं, ये आपके जो है प्रोटॉन है, ये आपके टोटल 4 प्रोटॉन हो जाते हैं। आई बात समझ में? यानी कि कॉम्प्लेक्स फर्स्ट से आपके जो है 4 प्रोटॉन बाहर जा रहे हैं। ये केवल आपका कहां पर हो रहा है? कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट में। लेकिन जब कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड की बारी आती है, तो यहाँ पर आपका एक भी प्रोटॉन बाहर नहीं जा पाता, एक भी प्रोटॉन बाहर नहीं जा पाता, क्योंकि इसके पीछे का रीजन क्या है? यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा होगा। यहाँ पर देखो, जितने भी ये आपका, चाहे कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट हो, कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड हो, कॉम्प्लेक्स नंबर फोर्थ, ये आपके क्या है कि आपके आउटर वाले पार्ट में भी जा रहे हैं एंड इनर वाले पार्ट में भी आ रहे हैं। ठीक है ना? एक प्रकार से ये आपका जो है पूरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रहे हैं। ठीक है ना? ये पूरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को
क्रॉस कर रहा है। लेकिन जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड है ये ऐसा नहीं कर पा रहा, ये ऐसा नहीं कर पा रहा। तो यहाँ पर ये केवल और केवल मैट्रिक्स की तरफ फंसा हुआ रहता है, आधी ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन में रहता है, इसलिए ये किसी भी हाइड्रोजन को पंप नहीं करता। जब ये नहीं करेगा तो इसके बाद जो कोएंजाइम्स क्यू है जहां पर इलेक्ट्रॉन जा रहा है ये भी नहीं कर पाएगा, ठीक है ना, ये भी नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब यहां से आपका एक भी प्रोटॉन पंप नहीं होता। इसके बाद क्या होता है, ये आपका जो साइटोक्रोम सी आप बोल सकते हो कोएंजाइम्स क्यू है, जो कोएंजाइम्स क्यू होता है, अभी मैं आपको आगे इसकी भी कहानी बताऊंगा, इसकी भी आपकी एक कहानी होती है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन आएगा, ये इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड पे। कहां पर पहुंचेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड पे। कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड पे जैसे इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा यहाँ से भी आपके 4 इलेक्ट्रॉन पंप होंगे। एंड गाइज आपका फिर यहां से जो इलेक्ट्रॉन को कैरी करेगा वो कौन कैरी करेगा, साइटोक्रोम सी, ठीक है ना, साइटोक्रोम सी आपका जो है कैरी करेगा। ये बाहर इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस पे होता है। कहां पर होता है, इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस पे होता है साइटोक्रोम सी। आई बात समझ में। यहां से ये क्या काम करेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर 4 में जाएगा एंड यहाँ पर ये हाफ ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराएगा। हाफ ऑक्सीजन जैसे ही इलेक्ट्रॉन से रिएक्शन करेगी 2 प्रोटॉन को पकड़ेगी एंड आपका H2O में कन्वर्ट हो जाएगी, आपका H2O में कन्वर्ट हो जाएगी। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्चुअल में यहाँ पर बहुत सारे हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन आपके इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस में पहुंच गए। कहां पर पहुंच गए, इंटरनल मेम्ब्रेनल स्पेस में पहुंच गए। तो अब इन हाइड्रोजन को ही पकड़ के आपका जो पंप है, पंप के थ्रू नीचे लेकर के लाया जाता है एंड यहीं पर आपका जो है एडीपी से एटीपी बनती है। किस प्रकार से बनती है देखने वाले हैं, ठीक है ना, देखने वाले हैं। अब देखो पूरा का पूरा आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन को एक बार दोबारा से समझो, इसको याद रखना बड़ा ही सिंपल है, ठीक है ना, कोई आपको रटना नहीं है, कुछ नहीं करना। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट को देखो, सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट को देखो। चूंकि देखो अगर मैं आपके लिए सही सही बताऊं, सही सही मायने में बताता हूं, तो यहाँ पर खाली कोई पेज हो तो मैं आपके लिए समझा देता हूं आपको, ठीक है ना। ये रहा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपके दो हायर इलेक्ट्रॉन कैरिंग, आपके दो हायर इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स हैं। एक आपका NADH, ठीक है ना, एक आपका NADH, दूसरा आपका FADH2, ठीक है ना, FADH2, ये आपका हायर इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स है। तो FADH2 में कौन कौन से कॉम्प्लेक्स आएंगे, तो इसमें आएंगे आपके कॉम्प्लेक्स नंबर 2, कॉम्प्लेक्स नंबर 2, 3 एंड 4, 2, 3 एंड 4 कॉम्प्लेक्स आएंगे। जबकि आपका जो NADH है इसमें कौन कौन से कॉम्प्लेक्स आएंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट, कॉम्प्लेक्स नंबर 3 एंड कॉम्प्लेक्स नंबर 4, ये आपके जो है कॉम्प्लेक्स आने वाले हैं। आई बात समझ में कि आपके जो है 1, 3, 4 कॉम्प्लेक्स आ रहे हैं। एंड यहाँ पर एक्चुअल में क्या होता है कि हमको यही देखना है कि किस प्रकार से आपके कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर रहे हैं। मैंने आपको बता दिया है किसका ऑक्सीडेशन होना है, किसका रिडक्शन होना है। NADH एंड FADH यहाँ पर इनका होता है ऑक्सीडेशन, क्योंकि इन्हीं से आपका इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है। आई बात समझ में। इसके बाद जो आपका ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पे ये इलेक्ट्रॉन आएगा, यानी कि जो ऑक्सीजन है वो आपके रिड्यूस फॉर्म में जाने वाली है, वो आपकी रिड्यूस फॉर्म में जाने वाली है, ठीक है ना। तो आई बात समझ में, आई होप आपकी बात समझ में आई होगी। तो इसको देख लेते हैं पहले। तो सबसे पहला आपका जो है कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट है। कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट में क्या है, आपके पास NADH है। क्या है आपके पास, NADH है। NADH ऑक्सीडाइज होगा एंड यहाँ से आपका इलेक्ट्रॉन निकलेगा, यहाँ से आपका इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही बाहर निकला कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट में, इसको एक्सेप्ट करेगा आपका FMN, यानी कि फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। कौन एक्सेप्ट करेगा, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। ये आपसे पूछा जा चुका है कि अगर कॉम्प्लेक्स फर्स्ट में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को कौन एक्सेप्ट करता है, तो याद रख लेना फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, यानी कि FMN आपका जो है एक्सेप्ट करेगा। ये FMN क्या काम करेगा, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, याद रख लेना 2 इलेक्ट्रॉन निकलना है, इस बात को आपको याद रखना है। क्योंकि मैंने आपको बताया था हाइड्राइड में क्या होता है, 1 प्रोटॉन होता है एंड आप प्लस आपका
2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना, 2 आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन FMN के पास गए, FMN के बाद क्या होगा, FMN ट्रांसफर कर देगा, इन 2 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देगा आपका कहां पर, आयरन सल्फर के पास, ठीक ना, आयरन सल्फर सेंटर के पास आपका जो है ट्रांसफर कर देगा। एक्चुअल में ये जो आयरन सल्फर सेंटर होते हैं इनके भी 2 टाइप होते हैं वैसे तो, लेकिन आपसे नहीं पूछा जाता कि यहाँ पर कितने आयरन सल्फर सेंटर पाए जाते हैं, 8 पाए जाते हैं, 6 पाए जाते हैं, 7 पाए जाते हैं, नहीं पूछा जाता। केवल आपसे पूछा जाएगा FMN से जो आपका जो है कहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, FES यानी कि आयरन सेंटर पे हो रहे हैं। तो ये था आपका कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट। अब देखो जो आपका FES होता है ये डायरेक्ट जो इलेक्ट्रॉन है इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है कहां पर, कोएंजाइम्स Q के पास, कोएंजाइम्स Q के पास। कितने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया इसने, 2 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया। आई बात समझ में, कितने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया, 2 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया। तो यहाँ पर जो आपका कोएंजाइम्स Q होता है, ठीक है ना, इस कोएंजाइम्स Q को हम किस नाम से और जानते हैं, इसको हम यूबीक्वाइनोन के नाम से जानते हैं, ठीक है ना, किस नाम से जानेंगे, यूबीक्वाइनोन के नाम से जानेंगे। तो यहाँ पर एक बात और आप समझो कि भाई साहब अगर यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिले कोएंजाइम्स Q, कोएंजाइम्स Q, तो यहाँ पर इसका मतलब होता है यूबीक्वाइनोन, इसको क्या बोलेंगे, यूबीक्वाइनोन, NONE, ठीक है ना, स्पेलिंग थोड़ी मिसप्रिंट मतलब मिस हो सकती है बट उस पर ध्यान मत देना। तो इसको बोलते हैं यूबीक्वाइनोन, यहाँ पर आपका ONE यानी कि बन लगने वाला है। इसके बाद अगर हम इसको 1 इलेक्ट्रॉन देंगे, 1 इलेक्ट्रॉन देने का मतलब है यहाँ पर ये 1 प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है ना, 1 इलेक्ट्रॉन देने का मतलब है 1 प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका QH में, ठीक है ना, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, QH में कन्वर्ट होने वाला है। तब इसको बोलेंगे हम सेमी क्वाइनोन, क्या बोलेंगे हम इसको, हम इसको बोलेंगे गाइज आपका सेमी क्वाइनोन, क्या बोलेंगे, सेमी क्वाइनोन बोलेंगे। अगर हम फिर इसको, अगर इस QH को 1 इलेक्ट्रॉन और देंगे, 1 इलेक्ट्रॉन और देंगे, तब ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा QH2 में, ठीक है ना, QH2 में कन्वर्ट होने वाला। आई बात समझ में, तब हम इसको बोलेंगे क्वाइनोल, ठीक है ना, क्या बोलेंगे, क्वाइनोल, OL, ठीक है ना, क्वाइनोल इसको हम बोलेंगे। आई बात समझ में। तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं आपके, कहां से, 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं आपके फर्स्ट कॉम्प्लेक्स यानी कि FES आयरन सल्फर सेंटर से। तो यहाँ पर जो आपका कोएंजाइम्स Q है ये डायरेक्ट आपका कन्वर्ट हो रहा है क्वाइनोल में यानी कि QH2 में आपका कन्वर्ट हो रहा है। आई बात समझ में, किसको हम यूवी क्वाइनोन बोल रहे हैं, सेमी क्वाइनोन किसको बोल रहे हैं, क्वाइनोल किसको बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो जैसे ही इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन यहां से एक्सेप्ट किया, अभी हम कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट यानी कि NADH को लेकर के चल रहे हैं, ठीक है ना। जैसे ही यहाँ पर इसने जो है अपने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, 2 इलेक्ट्रॉन को, तो ये आपका यूबी क्वाइनोन से यूबी क्वाइनोल में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि यूबी क्वाइनोन से यूबी क्वाइनोल में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पर आपके QH2 बन जाएगा, ठीक है ना, QH2 बन जाएगा। एंड एक्चुअल में पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में आपके 2, याद रख लेना, 2 कैरियर मॉलिक्यूल पाए जाते हैं, जिसमें से फर्स्ट कैरियर मॉलिक्यूल जो होता है आपका क्वाइनोल, इसको हम यूबी क्वाइनोल के नाम से जानते हैं, यूबी क्वाइनोल होता है, ठीक है ना। फर्स्ट कैरियर मॉलिक्यूल कौन, यूबी क्वाइनोल होता है। अब ये जो यूबी क्वाइनोन है, याद रख लेना, यही यूबी क्वाइनोन कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट से इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर रहा है, अपने आप को कन्वर्ट कर रहा है QH2 में, एंड ये कॉम्प्लेक्स नंबर 3 में जाने वाला है, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर 3 में जाने वाला। आई बात समझ में, आई होप यहां तक आपकी बात समझ में आई होगी। अब देखो बहुत ही अच्छी बात क्या होता है कि जो आपका कैरियर मॉलिक्यूल सेकंड है, जिसको हम बोल रहे हैं साइटोक्रोम C, जिसको हम बोल रहे हैं साइटोक्रोम C, तो जो कैरियर मॉलिक्यूल फर्स्ट है जिसको हम यूबी क्वाइनोन बोल रहे हैं, ये तो 2 इलेक्ट्रॉन को कैरी कर सकता है इजिली, ठीक है ना, 2 इलेक्ट्रॉन को कैरी कर सकता है। लेकिन यहाँ पर साइटोक्रोम C जो है इसकी एक कंडीशन है, इसकी एक कंडीशन है, इसकी एक मजबूरी है, ये केवल और केवल एक ही इलेक्ट्रॉन को, ये केवल और केवल 1 इलेक्ट्रॉन को ही कैरी कर सकता है। इसकी ये प्रॉब्लम है,
तो देखो अब ऐसा है कि अगर ये QH से दो इलेक्ट्रॉन हम आयरन सल्फर सेंटर को दे दें, आयरन सल्फर सेंटर के बाद ये पूछेंगे साइटोक्रोम C1 में दो इलेक्ट्रॉन, तो दो इलेक्ट्रॉन यहां से इसके पास जब साइटोक्रोम C में जाएंगे तो ये दो इलेक्ट्रॉन को नहीं ले सकता, ये आपका दो इलेक्ट्रॉन को नहीं ले सकता। यानी कि हमको जो है भाई साहब आयरन सेंटर के बाद केवल और केवल हमको कुछ ऐसा इंतजाम करना है जिससे केवल और केवल एक ही इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ सके, एक ही इलेक्ट्रॉन आपका आगे बढ़ सके। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर 3 होता है इसको हम किस नाम से जानते हैं, साइटोक्रोम BC1 के नाम से, साइटोक्रोम BC1 के नाम से भी जानते हैं, या फिर इसको पूरा बोलते हैं साइटोक्रोम BC ऑक्सीडेज, ठीक है ना, साइटोक्रोम BC ऑक्सीडेज के नाम से इसको जानते हैं। साइटोक्रोम BC ऑक्सीडेज क्यों बोला जाता है इसको, तो देखने की कोशिश करो। क्या होगा कि भाई साहब हमको पता है साइटोक्रोम C जो है एक ही इलेक्ट्रॉन को आगे कैरी कर सकता है, एंड एक्चुअल में ये कहां पर प्रेजेंट होता है, इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस पर आपका प्रेजेंट होता है, ठीक ना। जस्ट अभी अभी मैंने आपको इसकी लोकेशन बताई थी, देखो ये है आपका साइटोक्रोम C, ये आपका इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस में है। एक आपका कैरियर मॉलिक्यूल कोएंजाइम्स Q है, दूसरा कैरियर मॉलिक्यूल आपका साइटोक्रोम C है। आई बात समझ में, आई होप गाइज आपकी बात समझ में आई होगी। तो देखो यहाँ पर क्या है कि ये जो आपका साइटोक्रोम C मॉलिक्यूल है ये हमको पता है एक ही मॉलिक्यूल आपका आगे ले जा सकता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये हमारा जो कोएंजाइम्स है यानी कि यूबिक्वाइनोल है, इसके पास दो इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ये आपका QH फॉर्म में है, ठीक है ना, आपका किस फॉर्म में, QH फॉर्म में। तो यहाँ पर क्या होगा, स्पेसिफिकली एक बात देखने को मिलेगी, एक साइकिल चलेगी जिसको हम बोलते हैं Q साइकिल। इस Q साइकिल में एक्चुअल में क्या होता है, मान लो यहाँ पर आपके दो इलेक्ट्रॉन है, तो ये साइकिल एक्चुअल में 2 बार में कंप्लीट होती है, ये Q साइकिल आपकी 2 बार में कंप्लीट होती है, इस बात को भी याद रख लेना। तो चलो पहली बार में लेकर के चल रहे हैं, आपका क्या बना, पहली बार में QH2 बना, तो एक इलेक्ट्रॉन आपका कहां पर चला जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा आपका आयरन सल्फर पे। ये आयरन सल्फर पे जाने के बाद ये ट्रांसफर कर देगा साइटोक्रोम C1 को एक इलेक्ट्रॉन, साइटोक्रोम C1 को एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा, एंड साइटोक्रोम C1 से एक इलेक्ट्रॉन आपका पहुंच जाएगा साइटोक्रोम C के पास, जो कि आपका इजिली अब ये इलेक्ट्रॉन को यानी कि सिंगल इलेक्ट्रॉन को कॉम्प्लेक्स नंबर 4 पे ले जा सकता है। कहां पर ले जा सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर 4 पे ले जा सकता है। आगे बात समझ में, मगर यहां पर एक ही इलेक्ट्रॉन गया, दूसरे इलेक्ट्रॉन का क्या, दूसरे इलेक्ट्रॉन का क्या होने वाला है, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा साइटोक्रोम B, ठीक है ना, साइटोक्रोम B। एक्चुअल में ये जो साइटोक्रोम B होता है ये आपका दो टाइप का होता है, एक होता है आपका साइटोक्रोम L एंड दूसरा होता है आपका साइटोक्रोम H। L मतलब आपकी लो एफिनिटी, ठीक है ना, जैसे कि इसका नाम रखा गया है L, यानी कि साइटोक्रोम से जो L होता है यानी कि इलेक्ट्रॉन के जुड़ने की जो एफिनिटी होती है वो बहुत ज्यादा लो होती है, इसलिए इसका नाम बोला गया है यहाँ पर साइटोक्रोम Bl, ठीक है ना, यानी कि साइटोक्रोम B, इसको हम L बोल दिया। एक इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम Bl के पास आया, साइटोक्रोम Bl जल्दी से जल्दी क्या काम करने की कोशिश करेगा, क्योंकि इसकी एफिनिटी कम है, ये तुरंत इलेक्ट्रॉन को यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा साइटोक्रोम H के पास। कहां पर आपका डोनेट कर रहा है, साइटोक्रोम BH के पास। ये साइटोक्रोम BH क्या काम करेगा, ये पकड़ेगा क्वाइनोन को, ठीक है ना, किसको पकड़ेगा, क्वाइनोन को पकड़ेगा। एक्चुअल में ये आपका कोएंजाइम्स क्वाइनोन होता है, ठीक है ना, ये भी आपका कोएंजाइम्स क्वाइनोन होता है, एंड ये तुरंत आपका क्या काम करेगा, ये जो आपका साइटोक्रोम B है ये तुरंत आपका Q को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देगा। तो जो आपका यूबिक्वाइनोन है ये आपका सेमी क्वाइनोन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना, सेमी क्वाइनोन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये थी आपकी फर्स्ट साइकिल, ये थी आपकी फर्स्ट साइकिल। अब यहाँ पर क्या होगा, अब चलेगी आपकी दूसरी साइकिल, अब चलेगी आपकी दूसरी साइकिल। फर्स्ट साइकिल में आपने यहीं तक देखा, दूसरी साइकिल में क्या होगा कि कोई दूसरा यानी कि दूसरी साइकिल के दो आपके जो है और भी
इलेक्ट्रॉन आएंगे, मान लो 2 इलेक्ट्रॉन आए तो एक इलेक्ट्रॉन तो आपका सेम इसी प्रकार से चला जाएगा साइटोक्रोम के लिए। दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ पर आएगा, साइटोक्रोम Bl में आएगा, फिर आपका साइटोक्रोम BH में आएगा, फिर ये डायरेक्ट क्या काम करेगा, यहाँ से साइटोक्रोम B के से क्या काम करेगा, ये डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा सेमी क्वाइनोन पे, सेमी क्वाइनोन पे। एंड ये जो सेमी क्वाइनोन है एक इलेक्ट्रॉन को और लेकर के, एक इलेक्ट्रॉन को और लेकर के ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका सेमी क्वाइनोल में, ठीक है ना, सॉरी आपका यूबी क्वाइनोल, इसको बोलते हैं यूबी क्वाइनोल, यूबी क्वाइनोल में ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना, यानी कि QH2 आपका बन जाएगा। ये QH2 दोबारा से आपका कॉम्प्लेक्स नंबर 3 में जाएगा एंड यहाँ पर ये एक आयरन को देगा, यानी कि आयरन सल्फर को देगा, दूसरा ये Bl को देगा एंड ये प्रोसेस आपका कंटिन्यू चलता रहेगा, ठीक है ना, ये आपका कंटिन्यू चलता रहेगा। आ गई बात समझ में? आई होप आपकी बात समझ में आई होगी। ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि जो आपका साइटोक्रोम सी है, जो आपका साइटोक्रोम सी है ये केवल और केवल एक इलेक्ट्रॉन को ही आपका कैरी कर सकता है, ठीक है ना। तो अब देखो इसको हमने जो कॉम्प्लेक्स 3 है इसको हमने BC, याद रख लेना, BC1 ऑक्सीडेज के नाम से जाना था। ऑक्सीडेज क्यों? क्योंकि भाई साहब ऑक्सीडेशन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का निकलना, इलेक्ट्रॉन का निकलना। तो BC यानी देखो B से भी यहाँ पर एक्चुअल में क्या हो रहा है, जो आपका साइटोक्रोम C यानी कि साइटोक्रोम B साइटोक्रोम C फुल फॉर्म अगर याद रखना चाहोगे तो जो साइटोक्रोम C है ये एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन को निकाल ही तो रहा है अपने अपने पास से, यानी कि जो है इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, एक प्रकार से इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर रहा है कहां पर, साइटोक्रोम C पर। ये साइटोक्रोम C क्या काम करेगा, ये आपका इलेक्ट्रॉन कैरियर है, ये पहुंचेगा कॉम्प्लेक्स नंबर 5 पे, ये कहां पर पहुंचेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर 5 पे, सॉरी कॉम्प्लेक्स नंबर 4 पे। इस कॉम्प्लेक्स नंबर 4 को बोलते हैं आपका, क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे आपका साइटोक्रोम, साइटोक्रोम C, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। इसको क्यों बोला, क्योंकि यहां पर भी देखो भाई साहब, जैसे आपका साइटोक्रोम C पहुंचा, इस साइटोक्रोम C से इलेक्ट्रॉन आएगा कहां पर, आपका कॉपर के पास, कॉपर A के पास। ये कॉपर भी आपके अब 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना, कॉपर भी आपके 2 प्रकार के होते हैं, कॉपर A कॉपर B। तो सबसे पहले कॉपर A के पास पहुंचेगा, फिर उसके बाद कॉपर A से आपका साइटोक्रोम A के पास पहुंचेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो आप कंफ्यूज मत होना, साइटोक्रोम एक्चुअल में 3 टाइप के हैं, यहाँ पर साइटोक्रोम आपके 3 टाइप के हैं। पहला है आपका साइटोक्रोम B, ठीक है ना, B जिसके 2 टाइप है, एक है L एक है H, ठीक है ना। दूसरा है आपका साइटोक्रोम C के भी आपके 2 टाइप है, एक आपका C1 दूसरा आपका C। तीसरा है साइटोक्रोम A, तीसरा आपका साइटोक्रोम A। साइटोक्रोम A के भी आपके 2 पार्ट हैं, एक है A1 कह लो इसको या फिर सिंगल A कह लो, एक आपका A3। तो इस प्रकार से साइटोक्रोम भी आपके 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। आई बात समझो, कॉपर A के पास गया, कॉपर A से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, यानी कि आपका जो है इलेक्ट्रॉन निकला, इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद आपका क्या होगा कि आपका साइटोक्रोम A उसको एक्सेप्ट कर लेगा। अब जैसे साइटोक्रोम A एक्सेप्ट कर लेगा तो यहाँ पर साइटोक्रोम A क्या काम करेगा, आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर 4 होता है वहां पर एक डाइमराइज फॉर्म में आपका पहले से ही तैनात रहता है कॉपर B एंड साइटोक्रोम A3। एक्चुअल में ये डाइमर फॉर्म में होते हैं जहां पर ऑक्सीजन आकर के आपकी अटैच होती है, जहां पर ऑक्सीजन आकर के आपकी अटैच होती है। तो यहाँ पर देखो जैसे ही आपका फर्स्ट पहला एक इलेक्ट्रॉन आएगा तब तक आपकी ऑक्सीजन आकर के अटैच होगी, इसके बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक है ना, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तभी तो आपके 2 प्रोटॉन आकर के जुड़ेंगे। तो 2 प्रोटॉन आपके जो है एक एक करके आएंगे, ऐसा नहीं कि आपके एक साथ आ रहे हैं, ठीक है ना, एक एक करके आएंगे। और ये आपका कॉपर B एंड साइटोक्रोम A3 जो होगा ये आपका जो है क्या काम कर लेगा, ये आपका ऑक्सीजन को प्रोवाइड करा देगा इलेक्ट्रॉन, आपका ऑक्सीजन को प्रोवाइड करा देगा इलेक्ट्रॉन। आई बात समझ में? तो यहाँ पर आपका जो है ऑक्सीजन जब आपका प्रोटॉन से रिएक्शन करेगा यानी कि हाइड्रोजन से, तब आपका क्या बन जाएगा, आपका बन जाएगा H2O।
आ गई बात समझे। यानी कि जो क्यू साइकिल है, क्यू साइकिल मैंने आपको बताया कि 2 स्टेज में कंप्लीट हो रही है, ठीक है ना। कितनी स्टेप में? 2 स्टेप में आपकी जो है कंप्लीट हो रही है। तो ये तो था आपका NADH के लिए, NADH के लिए। और अगर मैं यहाँ पर प्रोटॉन पंप की बात करूं तो प्रोटॉन पंप में ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर 4 होता है ये 4 प्रोटॉन को पंप करता है। कॉम्प्लेक्स नंबर 3 जो होता है इसको गाइस याद रख लेना, ये भी आपके कितने प्रोटॉन को पंप करेगा? 2 प्रोटॉन को पंप ये करेगा। एंड जो कॉम्प्लेक्स नंबर 4 रहेगा ये आपका 4 प्रोटॉन को पंप करेगा इन द केस ऑफ NADH के केस में, ठीक है ना, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट के केस में। अब दूसरा केस देखो, दूसरा केस आता है आपका FADH2 का, FADH2 का केस आता है। FADH2 में क्या होगा, आपको पहले ही बता दिया कि जब आपका सक्सिनेट से फ्यूमरेट बन रहा है, सक्सिनेट से फ्यूमरेट बन रहा है, तो यहाँ पर आपका जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा इस इलेक्ट्रॉन से बनेगा FADH2। ये FADH2 दोबारा से कन्वर्ट होगा आपका FAD में। यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो जाएगा आपका FAD में। एंड FAD से जो इलेक्ट्रॉन रहेगा, याद रखना 2 इलेक्ट्रॉन है ये आपके 2 इलेक्ट्रॉन है। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये आपके पहुंच जाएंगे कोएंजाइम्स Q के पास, ठीक है ना, कोएंजाइम्स Q के पास। सेपरेटली चलते हैं ये, इनको एक साथ मत जोड़ लेना, ये आपके सेपरेटली चलते हैं, ठीक है ना, इतनी बात याद रख लेना। तो यहाँ के बाद जितनी भी ये मैंने आपको पहले रिएक्शन बताई है सब सेम है, इसमें भी सेम डिक्टो वही होगा। लेकिन इसमें अंतर क्या होता है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर 4 होता है यहाँ से आपका एक भी प्रोटॉन पंप नहीं होता है, एक भी प्रोटॉन पंप नहीं होता है। जबकि कॉम्प्लेक्स नंबर 3 से 2 इलेक्ट्रॉन पंप होंगे एंड कॉम्प्लेक्स नंबर 4 से आपके जो है 4 इलेक्ट्रॉन पंप होते हैं। तो देखो मैंने यहाँ पर आपके लिए लिख भी रखा है कि जो आपका NADH है यहाँ पर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर 4 से 1 आपका जो है प्रोटॉन पंप होंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर 3 से 2 प्रोटॉन पंप होंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर 4 से 4 प्रोटॉन पंप होंगे। एंड आपका जो है FADH, अगर हम FADH की बात करें तो आपका जो है कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड से कोई भी आपका जो है प्रोटॉन पंप नहीं हो रहा। यानी कि यहाँ पर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर से 3, यानी जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर 3 है 2 प्रोटॉन को पंप कर रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर 4 आपका 4 प्रोटॉन को पंप कर रहा है। अगर मैं टोटल बात करूं तो देखो NADH में 4 दूनी 8 एंड 2 10, आपका NADH में जो है 10 प्रोटॉन पंप हो रहा है। वहीं पर आपका FAD में 6 प्रोटॉन पंप हो रहा है, यानी कि 2 और 4 6 प्रोटॉन पंप हो रहा है। एंड याद रख लेना जो आपका 8 आपका कॉम्प्लेक्स नंबर 5 है, अगर आपके 4 प्रोटॉन, जब आपके 4 प्रोटॉन इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस से इस पंप के थ्रू अंदर आते हैं, यानी कि मैट्रिक्स के अंदर आते हैं, तब आपकी 1 ATP यानी कि 1 ATP जनरेट होती है, 1 ATP आपकी जनरेट होती है। यानी कि 4 प्रोटॉन आपको 1 ATP प्रोवाइड कराती है गाइस। तो अब देखो आप अपने आप कैलकुलेट कर सकते हो कि अगर आपके 10 प्रोटॉन है तो यहाँ पर आपको 2.5 ATP जनरेट हुई मिलेगी, ठीक है ना। जबकि आपका जो FADH2 है यहाँ पर आपको 6, याद रखना 6 प्रोटॉन है, तो यहाँ पर आपका केवल और केवल 1.5 ATP जनरेट हुई मिल रही है। आगे बात समझ में, बहुत अच्छी बात है। यहाँ से कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो एक तो आपसे कैरियर मॉलिक्यूल के बारे में पूछा जाता है कि आपका कोएंजाइम्स Q जो है जिसको हम यूबीक्वाइनोन बोल देते हैं, ये आपका कोएंजाइम्स है। दूसरा आपका कौन सा होता है, साइटोक्रोम C, ठीक है ना। दूसरा कौन सा होता है, साइटोक्रोम C होता है। एंड ये कहां पर पाया जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर 3 एंड कॉम्प्लेक्स नंबर 4 पे पाया जाता है। ये एक्चुअल में इसके बाहर बनना था लेकिन मैंने अंदर बना दिया, तो आपको ज्यादा वरी करने वाली बात नहीं है। दूसरी बात, कॉम्प्लेक्स नंबर 4 पे ही आपका जो है वो आपका जो है वोटर बनना है। ये वोटर भी कहां पर बनता है, वोटर भी बनता है आपका मैट्रिक्स के अंदर। दूसरी एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो आपकी ATP जनरेट होती है ये कहां पर बनती है, ये भी गाइज आपके मैट्रिक्स के अंदर ही बनेगी, ये भी आपकी मैट्रिक्स के अंदर ही बनने वाली है। यानी कि अब आपने जो है अपने जो है अभी देखो, अभी देखेंगे हम कि किस प्रकार से आपका कॉम्प्लेक्स नंबर 5 होता है, किस प्रकार से प्रोटॉन मोटिव फोर्स होता है, क्या होता है। इस कॉम्प्लेक्स नंबर 5 को भी डिटेल में पढ़ेंगे, तो वरी करने की जरूरत नहीं है।
अभी तो काफी कुछ है इस लेक्चर में जो कि आपको समझना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो आपने कौन कौन से पंप देखे वो चीज देखने की कोशिश करो। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर 4 देखा, जहां पर मैंने आपको बताया कि रेटिनोल है आपका, मेटफॉर्मिन है, ठीक है ना, रेटिनोल एंड मेटफॉर्मिन एंड आपका फेनफॉर्मिन, ये चीज आपको याद होनी चाहिए, इनिबिटर याद होने चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद जो आपका सक्सिनेट है यानी कि कोएंजाइम्स, सक्सिनेट है यानी कि जो आपका कॉम्प्लेक्स सेकंड है, इसके लिए जो इनिबिटर होते हैं 3 NPA होता है, मेलोनेट होता है, TTFA। ये चीज आपसे TTFA पूछी जा चुकी है, ठीक है ना, 4 नंबर में आपसे पूछी जा चुकी है TTFA के बारे में। सॉरी गाइज, बोलते बोलते काफी समय हो गया ना, तो इस वजह से ऐसा हो जाता है, ठीक है ना। इसके बाद देखो, इसके बाद क्या है कि आपका कॉम्प्लेक्स नंबर 3 होता है, एंड यहाँ पर करियर मॉलिक्यूल कौन है आपका, फर्स्ट का भी एंड सेकंड का भी, कोएंजाइम्स क्यू, ठीक है ना, कोएंजाइम्स क्यू है। ये कोएंजाइम्स क्यू आपके कॉम्प्लेक्स नंबर 3 पे जाएगा। इसका आपका जो भी इनिबिटर है वो कौन है आपका, एंटीमाइसिन, ठीक है ना, आपका एंटीमाइसिन। इसके बाद आपका एक और करियर मॉलिक्यूल जिसको हम साइटोक्रोम सी बोल देते हैं, ये साइटोक्रोम सी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर 4 पे लेकर के जाएगा। एंड यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स 4 का जो इनिबिटर है, साइनाइड है, साइनाइड मोनोऑक्साइड है, एजाइड है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, ये आपके हैं। इसके बाद जो कॉम्प्लेक्स नंबर 5 है उसके लिए आपको मैंने बताया था ओलिगोमाइसिन है, ये आपका F नोट पे काम करता है। कहां पर काम करेगा, F नोट पे आपका काम करने वाला है। तो ये 5 कॉम्प्लेक्स तो आपके नॉर्मल है जो ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन में पाए जाते हैं, ठीक है ना। इनके इनिबिटर यहाँ पर लिखे हुए हैं। अब देखो दो और आपके जो है इनिबिटर हैं जो आपको याद करने हैं। दो इनिबिटर कौन है, जो आपके ट्रांस मेम्ब्रेन हाइड्रोजन कैरियर, ट्रांस मेम्ब्रेन हाइड्रोजन कैरियर, ये कहाँ पर होते हैं इनको मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो चिंता करने वाली बात नहीं है। इनके लिए याद रख लेना डाइनाइट्रोफिनोल जिसको हम DNP के नाम से जानते हैं, एंड आपका पेंटोक्लोरोफिनोल, पेंटाक्लोरोफिनोल, जो कि अनकपलिंग का काम करते हैं। ये आपका अनकपलिंग क्या होता है उसके बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो ये पाथफाइंडर की बुक से लिया है, इसको पढ़ लेना। आपका जो है रेटिनोन के बारे में लिखा हुआ है, एंटीमाइसिन के बारे में लिखा हुआ है, साइनाइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में लिखा हुआ है, एक साइनाइड रेसिस्टेंट रेस्पिरेशन के बारे में लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या होता है, देखो साइनाइड रेसिस्टेंट का मतलब क्या होता है कि आपका जो है अगर मीडिया के अंदर एक क्वेश्चन आता है कि मीडिया के अंदर अगर हम साइनाइड डाल रहे हैं, अगर हम साइनाइड डाल रहे हैं, तब भी जो आपका ऑर्गेनिज्म है, तब भी जो आपका ऑर्गेनिज्म है वो वाटर का फॉर्मेशन कर रहा है, यानी कि H2O बना रहा है। तो इसका मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर देखने की कोशिश करो कि आपका जो है जो ऑर्गेनिज्म है वहां वो आपका NADH का कॉम्प्लेक्स यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट भी चल रहा है, वहां पर कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड भी चल रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड भी चलेगा, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स नंबर 4 है इसको स्किप कर देता है आपका वो ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स नंबर 4 को, एंड डायरेक्ट यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है ये साइटोक्रोम से में ना जा करके ये डायरेक्ट आपका प्रोवाइड करवा देता है O को, ठीक है ना, यानी कि हाफ ऑक्सीजन को प्रोवाइड करा देगा, जिससे आपका क्या बनने वाला है, डायरेक्ट H2O बनने वाला है। तो ये आपका साइनाइड रेसिस्टेंस का केस है, ठीक है ना, साइनाइड रेसिस्टेंट रेस्पिरेशन का केस होता है। आई बात समझ में। ये कुछ और आपकी जो है आपकी जो है इनिबिटर लिखे हुए हैं, इनिबिटर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इनको याद कर लेना। देखो अब आपके कौन कौन से, अब यहाँ पर देखने की कोशिश करो। आपके एक तो कॉम्प्लेक्स नंबर 4 आपने पढ़ा, कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड पढ़ा, कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड, कॉम्प्लेक्स नंबर 4 पढ़ा। इसके बाद क्या होता है, एक होता है आपका प्रोटोन डिफ्यूजन, प्रोटोन डिफ्यूजन, इसको ही आपका जो प्रोटोन डिफ्यूजन है इसको ही गाइस यहाँ पर आपका ट्रांस मेम्ब्रेन हाइड्रोजन कैरियर बोल रहे हैं, इसको ये ट्रांस मेम्ब्रेन हाइड्रोजन कैरियर के नाम से जाना जाता है। ये एक्चुअल में यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है ये है, अगर मीडियम के अंदर, अगर मीडियम के अंदर मान लो आपका जो है हमने अनकपलर का यूज कर दिया, मीडियम के अंदर हमने अनकपलर का यूज कर दिया, तो मीडियम के अंदर अनकपलर का यूज होने से हमारा H2O तो बनेगा, वाटर मॉलिक्यूल तो आपका बनेगा, लेकिन ATP नहीं बन पाएगी, ATP का जनरेशन नहीं हो पाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि भाई साहब जितने भी आपके प्रोटोन पंप इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस में बन रहे थे वे सारे के सारे प्रोटोन इस प्रोटोन डिफ्यूजन पंप से आपके मैट्रिक्स के अंदर आ जाएंगे, चूंकि हमने अनकपलर दिया, चूंकि हमने आपका जो है
अनकपलर दिया है। आ गई बात समझ में? आई होप गाइज आपकी बात समझ में आई होगी। फिर इसके बाद क्या होता है आपका, जैसे ही देखो, चलो इसको हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन के बारे में लिखा हुआ है, जो चीज मैंने आपको समझाई है ये जस्ट वही है आपकी। इन चीजों को आप पढ़ लेना कि कोएंजाइम्स क्यू किस प्रकार से आपका काम करता है जब फुल्ली ऑक्सीडाइज होता है, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर आपके नहीं होते तब वो कहलाता है यूबी क्वाइनोन। एंड जब एक इलेक्ट्रॉन आता है तब वो कहलाता है सेमी क्वाइनोन। जब आपका फुल्ली रिड्यूस हो जाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आपके आ गए हैं, तब कहलाएगा आपका वो यूबी क्वाइनोल। ये आपका ऑन बन नहीं है, ये आपका ओल है, ठीक है ना। ये आपका क्या है? ये आपका ओल है, इस बात को याद रख लेना, ठीक है ना। तो कभी कभी प्रिंटिंग में मिस्टेक हो जाती है। आई बात समझ में? आई होप गाइज आपकी बात समझ में आई होगी। ठीक है गाइज, तो बहुत अच्छी बात है। अब देखो क्यू साइकिल मैंने आपको बता ही दी है कि किस प्रकार से क्यू साइकिल चलती है। ये थोड़ा और आप कह सकते हो कि एक्सट्रीम लेवल का कंफ्यूजन करने के लिए है। सेम वही है जो चीज मैंने आपको बताई है, ठीक है ना। तो ज्यादा वरी करने की बात नहीं है। दूसरा कॉम्प्लेक्स आपका सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज का आता है, किस प्रकार से यहाँ पर सक्सिनेट टू फ्यूमरेट बनना है, ये चीज में मैं गाइज आपको बता चुका हूँ। कॉम्प्लेक्स नंबर 3 जिसको हम कोएंजाइम्स क्यू साइटोक्रोम रिडक्टेज के नाम से जानते हैं, ये चीज मैंने बताई थी आपको। साइटोक्रोम आपके 3 प्रकार के होते हैं, साइटोक्रोम ए एंड A3, साइटोक्रोम बी एंड B2, साइटोक्रोम सी एंड C1। यहाँ पर याद रखना जो साइटोक्रोम सी होता है ये आपका की रेगुलेटर होता है प्रोग्राम सेल डेथ का इन मैमेलियन सेल। ये चीज आपसे पूछी जा चुकी है, ठीक है ना। तो इस चीज को आपको याद रखना है। आई बात समझ में? फिर आपका साइटोक्रोम ऑक्सीडेज आ जाता है। आपका साइटोक्रोम ऑक्सीडेज यानी कि 4 कॉम्प्लेक्स किस प्रकार से आपका हीम ए एंड हीम 3 इसमें पाया जाता है। एंड जो आपका कॉपर ए एंड आपका याद रख लेना, कॉपर ए एंड आपका जो है साइटोक्रोम A3 मिल करके एक आपका क्या बनाते हैं, एक आपका मिल करके बनाएंगे आपका डाइमर। डाइमर में आपका ऑक्सीजन आकर के फंसेगा जहां पर इलेक्ट्रॉन को फर्दर दिया जाता है, ठीक है ना, फर्दर आपका दिया जाता है। तो आपको इतनी बात याद रखनी है। फिर आपका एटीपी सिंथेज आता है, जहां पर देखो अभी थोड़ा सा एटीपी सिंथेज को आपको समझना है। एटीपी सिंथेज को आपको समझना है जहां पर एक्चुअल में एटीपी का निर्माण होता है। एक्चुअल में स्ट्रक्चर से आपसे कुछ नहीं पूछता, बस आपसे ये पूछा जाता है जो आपका एफ नोट होता है ये प्रेजेंट होता है आपका इनर मेम्ब्रेन पर, एंड जो आपका एफ नोट होता है ये प्रेजेंट होता है मैट्रिक्स के अंदर। ये प्रेजेंट कहाँ पर होता है? मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट होता है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि मान लो ये आपका मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट है, तो मैं बहुत सारे आपके हाइड्रोजन यहाँ पर बना रहा हूँ। ये आपके हाइड्रोजन है, बहुत सारे, बहुत मात्रा में आपके हाइड्रोजन इन्वॉल्व है। तो एक तो हाइड्रोजन बहुत सारी मात्रा में है, तो अंदर सेल के अंदर कैसी कंडीशन होने वाली है? सेल के अंदर आपके एल्कलाइन कंडीशन हो जाएगी कंपेयर टू इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस के। यहाँ पर हाइड्रोजन ज्यादा है, यानी कि यहाँ पर आपकी जो इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस है यहाँ पर आपकी एसिड कंडीशन पहुंच जाएगी। यहाँ पर कैसी कंडीशन हो जाएगी? एसिड कंडीशन पहुंच जाएगी। एक्चुअल में हाइड्रोजन बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पर आपका क्या होने वाला है? हाइड्रोजन बहुत ज्यादा है तो एक फोर्स भी लगेगी। वो फोर्स कैसी होती है वो बताने से पहले गाइज आप एटीपी सिंथेज को देख लो, ठीक है ना। एटीपी सिंथेज को आप देख लो। यहाँ पर क्या होगा कि आपका देखो सबसे पहले आपका होता है एफ नोट। एफ नोट में क्या क्या प्रेजेंट होता है मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। मैं यहाँ पर ये वाला कलर ले रहा हूँ। एफ नोट में आपका एक होती है, इसको हेप्टामर बोल देते हैं, इसको हेप्टामर बोल देते हैं, जो कि गोल्ड एक प्रकार से ट्रांसलोकेट, आप एक प्रकार से मोटर बोल सकते हो इसको। ये मोटर होती है, तो इस मोटर का नाम होता है आपका सी, ठीक है ना। मोटर का नाम होता है सी। इससे ही जैसे आपकी ये मोटर होती है आपका कुछ एक प्रकार से रोड टाइप की निकली हुई होती है, तो इस सी से ही आपकी एक रोड निकली होती है इस प्रकार से, जिसको बोलते हैं गामा, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं गामा। एंड ये जो 2 पोर्शन होते हैं, कौन कौन से 2 पोर्शन? सी एंड गामा, सी एंड गामा, ये दोनों आपका एफ नोट का पोर्शन बनाते हैं। इसके बाद क्या होता है? बारी आती है F1 की। F1 में क्या होता है कि आपका एक होती है B1, एक होता है B1, एक होती है आपकी V2। देखो ये आपकी 2 दिखा रखी है, एक ये वाली दूसरी ये वाली। तो ये B1 B2 क्या काम करती है? आपके एफ नोट से अटैच रहती है। एफ नोट से जो लिंकिंग बनाएगा वो आपकी कौन रहेगा? एल हो ए सॉरी आपका क्या आंसर होने वाला है? अल्फा, इसको बोलेंगे अल्फा। ये सॉरी अल्फा नहीं, इसको बोलेंगे ए, ठीक है ना।
इसको बोला जाता है आपका ए सब यूनिट। एक्चुअल में ये बहुत छोटे छोटे सब यूनिट से मिलकर के बना हुआ होता है। तो यहाँ पर मोटर को क्या बोलते हैं, सी बोलते हैं। एंड जो आपका लिंकर होता है F1 एंड F नोट में, उसको बोलते हैं ए। एंड जो आपका एक प्रकार से आपका जो है जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं बी। बी से देखो ये इस प्रकार से जुड़ा हुआ है। एंड ये बी जो होता है, ये बी आपका फर्दर जो मैट्रिक्स में जाओगे तो यहाँ पर आपको अल्फा, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा ये मिलेंगी। एक्चुअल में ये जब अल्फा बीटा गामा ये जब घूमती है ना, ये जब रोटेट होती है, तभी आपका एटीपी का निर्माण हो पाता है। एंड ये घूमती कैसा है, उससे ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो जैसे कि ये मोटर है ना, अगर मान लो मैंने हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को इस प्रकार से भरा। देखो अब आपको स्ट्रक्चर पूरा पता चल गया होगा, आई होप स्ट्रक्चर आपको पूरा पता चल गया होगा। ये गामा होता है जो कि अटैच होता है, जो कि इससे अटैच होता है। तो चलो अब मैं इसका थोड़ा एक और मेरे पास आई थिंक आपके लिए स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर आपको दिखा देता हूँ, ठीक है ना। नहीं है तो इसी से आप समझो, ठीक है ना, इसी स्ट्रक्चर से आप इसको समझने की कोशिश करो। मान लो बाहर की साइड में यानी कि इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस में आपके काफी सारे प्रोटॉन पंप है। तो ये प्रोटॉन पंप क्या होंगे, इस मोटर से आपके जो है इस प्रकार से इसको रोटेट करते हुए इस प्रकार से आपका जो है मैट्रिक्स के अंदर जो है जाएंगे। मैट्रिक्स के अंदर जाएंगे मतलब कि ये आपका जो मोटर है ये रोटेट होगी, ये आपकी रोटेट होगी। तो जब गाइज ये रोटेट होगी तो यहाँ पर देखो, एक जब रोटेट हो रही तो एक लग रहा है आपका मैकेनिकल यानी कि फोर्स लग रही है, मैकेनिकल फोर्स। दूसरा क्या है कि हाइड्रोजन आपके बहुत सारी मात्रा में यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटॉन ग्रेडियंट पंप बनना है। इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट प्रोटॉन पंप बनना है, प्रोटॉन का बहुत सारा प्रोटॉन पंप बनना है, जिसके थ्रू प्रोटॉन मोटिव फोर्स जनरेट हो रही है, जिसके थ्रू प्रोटॉन मोटिव फोर्स जनरेट हो रही है। ये प्रोटीन मोटिव फोर्स क्या करेगी, यहाँ पर जो आप अल्फा बीटा गामा देख रहे हो, इसको एंटी रोटेट घुमाएगी, इसको आपका एंटी रोटेट घुमाएगी। एंड जब यहाँ पर ये एंटी रोटेट घूमेंगे तो एक्चुअल में आपका एटीपी एंड आपका इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलकर आपका जो है एटीपी बनाते हैं। यानी कि देखो यहाँ पर देखने की कोशिश करो कि अगर मोटर आपकी क्लॉकवाइज मैनर में घूम रही है, अगर क्लॉकवाइज मैनर में घूम रही है, तो जो आपके अल्फा बीटा गामा होते हैं F1 में, ये आपका एंटी रोटेट घूमेंगे। ये कैसे घूमेंगे, एंटी रोटेट घूमने वाले हैं। एंड यहाँ पर एंटी रोटेट घूमने के कारण ही इनमें क्या होगा गाइस, इनमें आपके जो है वो एटीपी का निर्माण होगा। देखो यहाँ पर जो ये आपका एप्सिलॉन है, ये जो आपका एप्सिलॉन है, ये एक्चुअल में एप्सिलॉन, यहाँ पर देखो ये जो रोड लगी हुई है ना, इस रोड को और अच्छे से घुमाने की मतलब आपको जो है इसको जो है मूवमेंट देता है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, इस B2 का काम केवल इतना है कि इसने संभाल के रख रखा है F1 को, इसने केवल आपका संभाल के रख रखा है F1 को। F1 में एक्चुअल में क्या है, F1 में आपका अल्फा बीटा गामा ये चीज है, ठीक है ना, अल्फा बीटा गामा ये चीज है आपकी। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर ये मोटर जैसे ही आपका हाइड्रोजन इस प्रकार से जाएगा, हाइड्रोजन इस प्रकार से जाएगा, तो यहाँ पर ये मोटर घूमेगा इसके साथ में ये रोड भी। ये रोड जैसे कि अगर आपका ऐसे घूम रहा है ना, ये रोड अगर ऐसे घूम रहा है, तो यहाँ पर ये आपका जो है इसके एंटी में घूमने वाला है, ये इसके आपका एंटी रोटेट में घूमने वाला है, ठीक है ना। जैसे आपने साइकिल देखी होगी, साइकिल जब चलाते हैं तो उस पर जिस प्रकार से चैन फंसती है ना, तो सेम वही काम होता है ये आपका, ठीक है ना, सेम वही काम होता है। आई बात समझ में। अब आपका एटीपी कैसा बन रहा है, तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर 5 के थ्रू बनना है। अब यहाँ पर एक्चुअल में हमने अभी तक क्या देखा, अगर हम इस पर पूरी की पूरी एटीपी की बात करेंगे तो हम ओवरऑल बोल देते हैं कि हमारी 32 एटीपी जनरेट होती है। कितनी एटीपी जनरेट होती है, 32 एटीपी हमारी जनरेट होती है। किस प्रकार से 32 एटीपी जनरेट होती है, पूरी की पूरी बात बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ कि किस प्रकार से 32 एटीपी हमारी जनरेट हो रही है। देखो भाई साहब, ऐसा है कि हमारे, अगर आप स्टार्टिंग से बात करो,
दो NADH तो आपको कहाँ पर मिलेंगे, दो NADH मिलते हैं आपको कहाँ पर, ये दो NADH ग्लाइकोलाइसिस में मिलेंगे। एंड इसके बाद दो NADH ही आपको कहाँ पर मिलेंगे, दो NADH आपको मिल रहे थे आपको जब आप पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम्स के लिए जा रहे थे। इसके बाद सिट्रिक एसिड साइकिल में 6 NADH आपको मिलते हैं। एंड इसी के साथ साथ दो आपको FADH2 मिलते हैं, ठीक है ना, FADH2 मिलते हैं। अब यहाँ पर दो हैं, इसका मतलब पांच, मैंने आपको बताया था चार प्रोटोन क्या काम करेगा, चार प्रोटोन आपका जो है इजिली आपके कितनी एटीपी को जनरेट करेगा, 1 ATP को जनरेट करेगा, ठीक है ना, 1 ATP को जनरेट करेगा। तो दो NADH से आपके 5 ATP ये बनेंगे, ठीक है ना, 5 ATP ये बनेंगे, 5 ATP ये बनेंगे आपके। एंड यहाँ पर जब आप बात करोगे 6 के लिए, तो 2 के लिए 5, 4 के लिए कितने हो जाएंगे, 4 के लिए आपके 10, एंड फिर दो और जोड़ देंगे 15। 15 NADH से आपको सॉरी 15 ATP यहाँ पर मिलेंगे। यहाँ पर आपको 3 ATP यहाँ पर प्रोड्यूस होंगे, ठीक है ना, 3 यहाँ पर प्रोड्यूस होंगे। 25 ये होगा 25, ठीक है ना, 25 सॉरी आपका जो है 10 ये हो चुके हैं। यहाँ पर इसको करो 10, 10 ये कर दो, एंड 10 हो गए, एंड 10 के बाद ये हो गए आपके 25, 25 ये हो गए, एंड 3 ये जोड़ो कितने हो गए, 38, 38, ठीक है ना, आपके कितने हो गए, 38 हो जाते, सॉरी 38 कह रहा हूँ, सॉरी आज तो पता नहीं दिमाग में, 28, ठीक है ना, 28, ठीक है। आई होप गाइज इतनी बात समझ में आई होगी। इसके बाद आपने देखा था कि आपके दो एटीपी कहाँ पर जनरेट होती, ग्लाइकोलाइसिस साइकिल में, दो एटीपी आपकी ग्लाइकोलाइसिस साइकिल में होती, तो यानी कि ये होगा 30। एंड दो ही एटीपी आपको सिट्रिक एसिड साइकिल में मिल रही थी, कहाँ पर, सिट्रिक एसिड साइकिल में मिल रही थी। तो यहाँ पर दो और कर देता हूँ, तो हम कहते हैं कि आपका 32 हो जाएंगे, ठीक है ना। मैं आपको इसका इसका आपको PDF में दे दूंगा पूरा लिख के कि किस प्रकार से हो रहा है, अगर नहीं समझ में आया है तो कोई बात नहीं। तो नॉर्मल कंडीशन में हमारे 32 हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने आपको एक बात और बताई थी कि आपका देखो 30 भी हो सकते हैं एंड 32 भी हो सकते हैं। एक्चुअल में ये डिपेंड करता है सटल सिस्टम के ऊपर, ये डिपेंड किस पे करता है, ये आपका सटल सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि ये सटल सिस्टम अब क्या होता है, इस सटल सिस्टम को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक होता है, एक नाम से जाना जाता है ग्लिस्टल 3 फॉस्फेट सटल, दूसरा होता है आपका मेलेट एस्पार्टेट सटल। एक्चुअल में यहाँ पर क्या होता है, जो आपका ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू जो आपका NADH बनता है, जो आपका NADH बनता है, कितने बनने थे, दो NADH बनने थे, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो आपका ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट है, इस NADH को कन्वर्ट कर दिया जाता है आपका FADH में, ठीक है ना, आपके किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, FADH2 में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है ना। किस प्रकार से हो रहा है, ये आपके एंजाइम्स हैं, इन एंजाइम्स को देख लेना। अगर NADH ही होता, अगर आपका NADH ही होता, दो NADH होते हैं, तो ये आपको 5 ATP प्रोवाइड करवाते, लेकिन FAD में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसलिए 3 ATP आपको जो है वो प्रोवाइड करवा रहा है। यानी कि आप जब 32 में से देखो, यहाँ पर 5 की जगह 3 मिल रहा है, यानी कि 2 की कमी हो रहा है, तो 2 माइनस करोगे, इस वजह से ये 30 ATP प्रोवाइड कराता है, कहाँ पर, ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट सटल में। इसके बाद देखो जो आपका मेलेट एस्पार्टेट सटल होता है, यहाँ पर एक्चुअल में NADH को आपका जो है लेकर के जाया जाता है मैट्रिक्स के अंदर, जो साइटोसोल में आपका जो NADH है, इसको आपका लेके जाया जाता है मैट्रिक्स के अंदर। किस प्रकार से लेकर के जाया जाता है, वो चीज देखने की कोशिश करो। जो आपका NADH है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को दे दिया जाता है मैलेट में, मैलेट लेकर के अंदर आएगा, यहाँ पर जो है ये आपका जो है फिर दोबारा से NAD को पकड़ेगा एंड NADH बना देगा। यहाँ पर जैसे ही आपका यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकला मैलेट से, ये आपका ऑक्जेलो एसीटेट में टूटेगा। ऑक्जेलो एसीटेट से क्या होगा कि जो ग्लूटामेट से एस्पार्टेट जाता है, यहाँ से आपका जो है जितना भी आपका मतलब जो प्रोसेस होता है, इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा वो उसको कैचिंग करेगा आपका अल्फा कीटोग्लूटारेट, एंड ये आपका जो है बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। ये बाहर निकलने के बाद अल्फा कीटोग्लूटारेट, फिर यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो ये आपका जो है एस्पार्टेट टू ग्लूटामेट दोबारा से बना देंगे, ठीक है ना। एंड ये दोबारा से ऑक्जेलो एसीटेट आपका दूसरे साइकिल के लिए, यानी कि दूसरे चीज के लिए तैयार होगा कि किस प्रकार से आपका जो है
वो NaDH को अंदर लेकर के जाया जाए, यानी कि मैलेट अस्पार्टेट शटल में आपको केवल इतना ही बात याद रखनी है कि यहाँ पर किसी भी चीज की लॉस नहीं होता, यहाँ पर आपको टोटल 32 ATP ही मिलते हैं। अब इनकी लोकेशन आ जाती है, जैसे कि ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट है, यहाँ पर आपके 3 इंपॉर्टेंट फोस, यहाँ पर आपके स्पेसिफिकली कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं, साइटोसोलिक ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट, डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम्स नंबर फर्स्ट, एंजाइम नंबर सेकंड माइटोकॉन्ड्रियल ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है ना। ये दो एंजाइम्स होते हैं जहां पर आपका जो NaDH है, ये जो NaDH है इसको कन्वर्ट करा जाता है आपका FADH2 में, जहां पर इलेक्ट्रॉन का आपका लॉस होता है, इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है। इस वजह से आप कह सकते हो कि यहाँ पर आपको 30 ATP ही जनरेट हुई हुई मिलती है, यानी कि मिलती है। यहाँ पर ये कहाँ कहाँ पर होता है, तो ये आपके ब्रेन के अंदर चलता है, ठीक है ना। ये शटल आपका ब्रेन के अंदर चलता है, पढ़ लेना, लिखा हुआ है आपके लिए। फिर इसके बाद मैलेट एस्पार्टेट शटल, जहां पर आपका जो है ये लीवर किडनी वगैरह में चलता है, ठीक है ना, लीवर किडनी हार्ट वगैरह में चलता है। यहाँ पर आपको 32 ATP में ही मिलती है, कोई सी भी NaDH से इलेक्ट्रॉन का लॉस नहीं होता। मैलेट एस्पार्टेट शटल, यहाँ पर आपके बहुत सारे तो नहीं, केवल 4 एंजाइम्स दे रखे हैं, इनको गाइज याद रख लेना। फिर इसके बाद अनकपलिंग की बारी आ जाती है। अनकपलिंग में मैंने बताया कि जो आपके हाइड्रोजन है, जो आपके हाइड्रोजन इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस में थे, मान लो ये आपका इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस है, जहां पर प्रोटॉन प्रोटॉन ग्रेडियंट पंप, यानी कि जो आपके हाइड्रोजन है वो काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स के थ्रू बाहर जा रहे थे। तो जब आप अनकपलर का यूज करोगे तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन जो है वे अंदर की साइड में आने स्टार्ट हो जाएंगे। आई बात समझ में, ठीक है ना। आएगी बात समझ में। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कंटिन्यू अनअवेटेड बट एटीपी सिंथेसाइज स्टॉप, ठीक है ना। एटीपी जनरेट नहीं होगा लेकिन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट आपका चलता रहेगा अनकपलिंग के थ्रू। आएगी बात समझ में। इसके बाद इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस होते हैं। अब देखो आपका ये अनकपलर दिखा रखा है, यहाँ पर सभी चीज दिखा रखा है, कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट, कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड भी यहीं पर कहीं पर होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड, कॉम्प्लेक्स नंबर फोर्थ, एंड आपका एक अनकपलर दिखा रखा है, ठीक है ना। आपका अनकपलर दिखा रखा है जो कि हीट के रूप में जो भी आपका प्रोटोन अंदर आ रहा है, हीट के रूप में जो भी एनर्जी है वो सब बाहर निकल रही है, ठीक है ना, हीट के रूप में बाहर निकल रही है। एक्चुअल में ये कहाँ पर पाया जाता है, तो जब आपका कोई भी ऑर्गेनिज्म एक प्रकार से अपनी ग्रोथ को इनहिबिट करता है, मतलब अपनी ग्रोथ को स्टॉप करता है, अपनी ग्रोथ को पोज करता है, उस कंडीशन में ये आपका जो है स्टार्ट होता है। एंड गाइज इसके बाद आपका एटीपी सिंथेज, ये चीज मैं आपको बता चुका हूँ कि किस प्रकार से एटीपी सिंथेज होता है। कुछ आइनोफोर्स होते हैं, ये आइनोफोर्स प्रोटोन को, जैसे कि वैलिनोमाइसिन, ठीक है ना, आइनोफोर्स मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। ये जो क्या होता है कि आपका जो वैलिनोमाइसिन होता है वो आपका जो है पोटेशियम को आपका सेल के अंदर लाने की कोशिश करेगा, यानी कि जाओ जो आप वहां पर जो इलेक्ट्रो, आप कह सकते हो एक प्रकार से जो आपका इलेक्ट्रो ग्रेडियंट है वो आपका लूज हो जाएगा, जिस वजह से आपकी एटीपी की सिंथेसिस नहीं होगी। इसके बाद आपका एटीपी एडीपी एक्सचेंज होता है, जहां पर आपको पता है जो आपकी एटीपी है वो मैट्रिक्स के अंदर है, इस मैट्रिक्स से आपका एटीपी लाया जाता है साइटोसोल में, यानी कि साइटोसोल में लाया जाता है। तो किस प्रकार से आपका मतलब मैट्रिक्स के अंदर एटीपी है, यहाँ पर आपका एडीपी आएगा। एक्चुअल में ये आपका एंटीपोटर होता है, इसको बोलते हैं एटीपी एटीपी एडीपी एटीपी एडीपी एडीपी एंटीपोटर, इसको बोलते हैं एंटीपोटर। आपका एटीपी जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स से बाहर जाएगा, एंड जो एडीपी है वो आपका जो है मैट्रिक्स के अंदर आने वाला है। आगे बात समझ में, बस यही चीज है जो आपको बतानी है, पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स यहाँ पर दे रखे हैं। अब ये कुछ क्वेश्चन है आपके ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन से ही रिलेटेड, इनको पढ़ लेना गाइज। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो चलिए आइए इस लेक्चर को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ, क्योंकि मेरा भी बोलते बोलते जो है वो थोड़ा सा मुंह दुखना स्टार्ट हो गया है। तो मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।